पहले लिख रहे कि एंथैल्पी लिखो, उसके बाद आगे और बताते हैं। एंथैल्पी पहले लिख। पहले एंथैल्पी पढ़ लो, उसके बाद आगे के टॉपिक बताते हैं। वो हीट कैपेसिटी जो लिए ना, हीट कैपेसिटी में दो में रिलेशन बताएंगे आपको। डेल जो बताए थे सीपीएम सीबीएम, उसको रिलेशन बताएंगे। पॉइजन रेशियो होता है, एक पढ़ा होगा अपने फिजिक्स में, जिससे क्या होता है एटॉमिसिटी फाइंड करते हैं हम लोग, गामा का वैल्यू। तो वो सब थोड़ा इन्फॉर्मेशन, केमिस्ट्री में उतना ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए उसका। केमिस्ट्री में आप पॉइजन रेशियो पे ज्यादा क्वेश्चन देखोगे नहीं, ज्यादा नहीं पूछता है इस पे। ठीक। एक सिंपल थ्योरी आपको बता देता हूँ कि एडियाबैटिक प्रोसेस पे ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन आप फिजिक्स में देखोगे। केमिस्ट्री में एडियाबैटिक प्रोसेस पे ज्यादा क्वेश्चन दिखेगा नहीं आपको। एडियाबैटिक से अगर क्वेश्चन भी दिखेगा ना, तो वो आपको नॉर्मल कंडीशन जो डेल एस इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू बोले थे ना, उसी पे क्यू इक्वल टू जीरो करके जो डेल यू फाइंड करते हैं डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, वही पूछेगा उससे। हाँ, लेकिन क्या होगा कि क्वेश्चन जब बनाने जाओगे पैकेज में कहीं पे, तो एटॉमिसिटी पे गामा का थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो ये देखो क्या होगा, इंथैल्पी क्या होता है कि जब सिस्टम का हीट कंटेंट को बात करते हो, तो सिस्टम का हीट कंटेंट को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। बोलते हो सिस्टम में जो भी हीट कंटेंट हो तो ड्यू टू इट्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आपने बोला था आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल यू क्या होता है, जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल एस भी क्या होता है, जीरो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज क्या वहां पे, नथिंग। समझ में आ गया आपका, टेम्परेचर चेंज क्या, कांस्टेंट, ये बता दिया था मैंने। फिर आपको बताया था उसके बाद कि आपका हीट कैपेसिटी, तो मैंने बोला था कि डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी सिंपल याद रखो, दैट्स कॉल्ड हीट कैपेसिटी। मतलब इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ a system through the 1 degree Celsius, increase the temperature of system through the 1 Kelvin, whatever the amount of heat used या required is called heat capacity। अब जब हीट कैपेसिटी की बात करोगे, तो एक सिस्टम का आप टेम्परेचर कितना से इंक्रीज करो, 1 डिग्री सेल्सियस से, तो आप तो ये नहीं बोल लो कितना अमाउंट है सिस्टम में। हीट कैपेसिटी होता है आपका एक्सटेंसिव। लेकिन जैसे मोलर हीट कैपेसिटी बोल देंगे, स्पेसिफिक बोल देंगे, तो वहां पे आप अमाउंट को क्या किए, फिक्स किए। लेकिन डिफरेंट सब्सटेंस के लिए हीट कैपेसिटी क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा इंटेंसिव। याद रखोगे। फिर मैंने बताया था कि किसी भी सिस्टम का हीट कंटेंट जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल एनर्जी। अब क्या होता है कि मान लो कोई सिस्टम है यहाँ पे, और ये मान लो प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी इन्वॉल्व होगा, तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आप जो हीट कंटेंट को डिफाइन करने जाओगे उसके टर्म में, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंथैल्पी। आई बात समझ में। मतलब कि आपने जो एनर्जी कंटेंट लिया था, आपने उसमें आपने डेल्यू जो इंटरनल एनर्जी लिया था, वो क्या था, इट्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन। उसमें हमने प्रेशर वॉल्यूम को कंसीडर नहीं किया था। अब मान लो सिस्टम में क्या करेंगे, एक्सपेंशन कंप्रेशन को मैं कंसीडर करूंगा। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेट में जाके इसका हीट क्या करूंगा मैं, हीट कंटेंट फाइंड करूंगा, तो वहां पे आपको क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क जब इंक्लूड करोगे, तो डेफिनेटली क्या होगा कि एच जो होगा वो क्या होगा, यू प्लस पी भी हो जाएगा। डाइवर्सन मैच क्या होगा, यू प्लस पी भी। मतलब एक ऐसा फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं जिसमें इंटरनल को तो इंक्लूड कर रहा है, इंक्लूडिंग किसको, वो इंक्लूड कर रहा है प्रेशर वॉल्यूम वर्क को, तो उसी को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। और आपको पता है कि यू का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो एच का भी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म पे जाएंगे। डिफरेंशियल से हम लोग किस पाएंगे, इंटीग्रल फॉर्म पे, जहाँ पे फाइनाइट वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं। फाइनाइट प्रोसेस जब बोलते हैं, इसका मतलब होता है इंटीग्रल फॉर्म। और जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखाते हैं, तो वहां पे डिफरेंशियल फॉर्म में दिखाते हैं, वहां पे इनफिनिटली स्मॉलर चेंज लेते हैं हम लोग। जब भी किसी प्रोसेस का हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाते हैं, और जब फाइनल कंक्लूजन लेते हैं, तो उसी डिफरेंशियल को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या देते हैं हम लोग, फाइनाइट चेंज। क्योंकि डीएक्स में डीएक्स का वैल्यू आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे, आपको क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल वैल्यू, तो क्या लेते हैं, ओवरऑल चेंज। करोगे ये, तो लिखो हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, ये होता है हीट कंटेंट। ये एनर्जी कंटेंट लिख लो, हीट या एनर्जी जो लिखो, हीट या एनर्जी जो लिखो, हीट कंटेंट एनर्जी कंटेंट, हीट कंटेंट एनर्जी कंटेंट लिखो ऑफ ए सिस्टम इंक्लूडिंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क जब इंक्लूड कर देंगे, तो क्या चीज आ जाएगा आपका, जब प्रेशर वॉल्यूम वर्क इंक्लूड करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, एंथैल्पी। आई बात समझ में। आप प्रेशर वॉल्यूम वर्क को इंक्लूड नहीं करोगे, तो आपके पास है इंटरनल एनर्जी। आप प्रेशर वॉल्यूम वर्क को इंक्लूड कर देंगे, तब तक क्या होगा, एंथैल्पी। आप कहीं भी कंबसन प्रोसेस करो या फॉर्मेशन का प्रोसेस करो, अगर गैसेस कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा, तो वहां पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क आपका क्या होता है, सिग्निफिकेंट होगा। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क के टर्म में जब किसी भी सिस्टम के हीट कंटेंट को डिफाइन करने जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका एंथैल्पी। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे कि ये होता है इसका फॉर्मूला,
अब इसी फॉर्मूला को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हम लोग चले गए हम लोग। तो देखो एग्जैक्ट वैल्यू तक फाइंड नहीं कर सकते हम लोग। ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्या स्टेट फंक्शन है और क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जाएंगे तो डेल एच का वैल्यू क्या होगा, जीरो। आप कहीं भी जाओगे, मान लो कि डी एच लिए, इंथैल्पी चेंज 1 और 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एच। उसी को क्या बोलेंगे, इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। फिर आप लिखेंगे देखो, एग्जैक्ट वैल्यू कैन कैलकुलेटेड, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी कैनॉट बी मेजर्ड। मेजर नहीं कर सकते आप। अगर मेजर नहीं कर सकते एग्जैक्ट वैल्यू, तो इसलिए क्या होगा, आपका डिफरेंशियल फॉर्म पे आना पड़ेगा। डी यू प्लस क्या होगा, डी पी वी। यहाँ पे क्या क्या चेंज है देखना, जब प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन्वॉल्व होगा ना, सम टाइम आप देखोगे प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। आई बात समझ में? और कभी कभी देखेंगे सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट करेगा, वॉल्यूम चेंज करवाएगा। तो दोनों एक्सप्रेशन को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, देखना देखना प्रेशर वॉल्यूम भी चेंज होगा। प्रेशर वॉल्यूम चेंज होता है तो टेम्परेचर भी वहां पे चेंज दिखा देगा। अगर प्रेशर वॉल्यूम चेंज ले रहे हो तो टेम्परेचर को साइड कर दो। अगर टेम्परेचर चेंज लेंगे तो प्रेशर वॉल्यूम को साइड कर दो। मतलब अगर डेल पीवी लेंगे तो डेल पीवी इक्वल टू क्या होगा, आर। अगर एन का आर तो कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स होगा, तो डेल टी हो जाएगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हुआ। अब देखो, और ए फाइनाइट चेंज क्या हो जाएगा एसी को अगर फाइनाइट चेंज पे लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डेल एस इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी वी, दैट इक्वल टू लिख सकते डेल यू पी टू वी टू पी वन वी वन, बोल सकते हैं हम लोग। ये एसी को डेल यू बोल सकते हैं हम लोग, प्लस आर डेल टी। टीवी इक्वल टू नट ही होता है ना। तो प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज होगा, तो आर डेल टी नहीं लिख सकते हम लोग। इसमें एक चीज याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो अगर इसका एक्सप्रेशन देगा लीटर एटीएम में, तो बस ये फॉर्मूला यूज कर लेना। आई बात समझ में? मान लो कि एक सिस्टम होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। अगर आपको डेल एच का वैल्यू फाइंड करना है, अगर आपका डेल यू का वैल्यू दिया लीटर एटीएम में, तो एक्सप्रेशन हमेशा प्रेशर वॉल्यूम का प्रेशर टर्म में रखना। अगर देखना डेल यू का वैल्यू क्या देगा आपका, जूल में देगा या कैलोरी में देगा, आर डेल टी का फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक। और नहीं, प्रेशर वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो उसको जूल या किलो, जूल में या आपने कैलोरी में उसको कन्वर्ट करना आपको। जूल कैलोरी में जब कन्वर्ट करोगे तभी यहाँ पे जूल कैलोरी को ऐड कर पाओगे आप। नहीं तो एक वैल्यू आप क्या करेंगे, लीटर एरिया में निकालेंगे, एक का वैल्यू किलो जूल में या जूल में दिया रहेगा, तो कहाँ से ऐड करोगे? आई बात समझ में? आपके पास फ्रीडम है, आप प्रेशर वॉल्यूम में ही एक्सप्रेशन रखो, आप प्रेशर वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दो किसमें, जूल में। तो आपका अगर डेल्यू का वैल्यू जूल में देगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कब होगा, मान लो गैसीय सिस्टम में, गैसीय सिस्टम अगर मान लो 1 मोल अभी लिए, नहीं नंबर ऑफ मोल्स अगर कोई गैसीय सिस्टम होगा तो ले लो n मोल। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा वो। एट कांस्टेंट प्रेशर पे जब जाएंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे जब जाएंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, डेल एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डेल वी होगा ये। और ये फाइनाइट चेंज जाएंगे, तो फाइनाइट चेंज के लिए क्या होगा, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। अगर इसको इक्वेशन 1 लिए तो इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, 2। ये इक्वेशन मैंने ले लिया यहाँ पे 3। कर लेंगे। आइए एक और एक्सप्रेशन देखो,
मैंने बोला सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कंसेप्ट आपको पता रहेगा ना, सब फॉर्मूला अपने आप याद हो जाता है, कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ता है। आप याद रखो प्रेशर फॉर्मूला इंक्लूड करिए तो डेल एच इक्वल टू क्या होगा, डेल यू प्लस डेल पी वी। आप ये याद रखो, प्रेशर कांस्टेंट कर पी डेल वी, वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं वी डेल पी, प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज होगा तो डेल पी वी, कंडीशन बेस्ड होता है, सब अपने आप याद हो जाता है। इसमें देखो फ्रॉम फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ में आपने देखा था डेल इक्वल टू क्या था, आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लॉ से जब गए थे तो आपने देखा था डी क्यू, सॉरी डी यू लिखा था आपने, डी यू इक्वल टू क्या लिखा था आपने, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू लिखा था। इसी में जाएंगे तो आप डी क्यू लिखेंगे तो डी क्यू इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू, डी यू प्लस पी डेल वी, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल वी होता। आपने तो प्रूफ ही किया था, वहां पे पी डेल वी लिया था तो पी डेल वी लिख दिए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी डेल वी, ये तो वर्क डन होता ही है। और उसी को मैंने क्या किया, डब्ल्यू को रिप्लेस कर दिया पी डेल वी में, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। मतलब ये जो इक्वेशन है आपका डेल यू डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डेल वी, ये इक्वेशन 4 ले लो। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 देखो तो क्या दोनों इक्वल हो गया। इक्वेशन 4 कब लिए थे, आइसोबैरिक प्रोसेस में लिए थे, देखो पीछे आप, एकदम आइसोबैरिक में लिए थे इक्वेशन 4। आइसोबैरिक में देखो डी क्यू इक्वल टू लिखा होगा मैंने, डी यू प्लस पी डेल वी लिया था आइसोबैरिक में, और यहाँ पे देखो डी एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी आ रहा है आपका, इससे पता चला डेल एच इक्वल टू डी क्यू, डी एच इक्वल टू डी क्यू, मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट द कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज, और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। देखो वहां पे मैंने आइसोकोरिक में लिखा होगा, ये बेसिक दो चीज याद रखोगे ना, बहुत हेल्प करेगा आपको, कि किसी भी सिस्टम में हीट देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो वो हमेशा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है। देखो मैंने लिखा था आइसोकोरिक में, और किसी भी सिस्टम को हीट दोगे कांस्टेंट प्रेशर पे तो हमेशा इक्वल टू होता है इंथैल्पी चेंज। ये चीज याद रखना, बहुत हेल्प करेगा आपको, क्योंकि हीट जब सिस्टम को आप दोगे, दो ही प्रोसेस के थ्रू आपको देगा, चाहे फिजिक्स पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ो, दो ही प्रोसेस आपको हीट दिलवाएगा, या तो आइसोथर्मल ये, या तो एट कांस्टेंट प्रेशर, या तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसलिए दो ही हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दो हीट कैपेसिटी होता है। मतलब सिस्टम में जो भी हीट चेंज दोगे, जो भी आप चेंज दिखाओगे टेम्परेचर का, दो ही टर्म में दिखाओगे, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे या तो कांस्टेंट प्रेशर पे, इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्मोकेमिस्ट्री में पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हीट चेंज जब पढ़ने जाते हैं हम लोग, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, किस में होगा प्रोसेस में, केमिकल रिएक्शन में, तो वहां पे इंथैल्पी चेंज पढ़ते हैं हम लोग, डेल एच। आई बात समझ में। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि इंथैल्पी चेंज जो टेम्परेचर चेंज अगर नहीं होगा तो इंथैल्पी चेंज तो जीरो होगा, वो तो मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस का बोला। केमिकल प्रोसेस जब कर रहे हो तो केमिकल प्रोसेस में जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट होता है उसका तो हीट कंटेंट चेंज हो रहा है कि नहीं, तो फिर इंथैल्पी चेंज क्यों नहीं होगा वहां पे। एक आइडियल गैस होगा, आइडियल गैस को अगर आइसोथर्मली एक्सपेंड करेंगे, या आइडियल गैस को अगर आइसोथर्मली कंप्रेस करेंगे, तो वहां पे सिस्टम अपना स्टेट चेंज हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा वहां पे, तो वहां पे एंथैल्पी चेंज जीरो होगा। कर लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे पता चला आपका डेल एच, देखो डी एच इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू डी यू प्लस पी डेल वी। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। मतलब कि आपके पास दो कंक्लूजन मैंने लिया था, देखो डी एच इक्वल टू डी डी क्यू, कहाँ पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो डी यू इक्वल टू डी क्यू बी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इससे से बेटा कंक्लूजन आ गया था आपका, सीपीएम डी एच बाय डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर आया था। इसी से आया था सीवीएम
du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और फॉर एन आइडियल गैस मैंने बता दिया था, मैं रिएक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आइडियल गैस का बात कर रहा हूँ। एक सिस्टम में सिर्फ आइडियल गैस है। एंथैल्पी एंड यू डिपेंड टेम्परेचर। किस पे डिपेंड होगा सिर्फ? मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस जाएंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस जाएंगे तो आपसे जानबूझ के करेगा कि एक्सपैंड करेगा, आइसोथर्मली सब कुछ दे देगा। अब बोले इंथैल्पी चेंज बताओ, इंटरनल चेंज बताओ, तो जीरो बोल देना। तो क्या हो जाएगा? डेल एस इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू क्या होगा? जीरो। एडियाबैटिक में नहीं बोल सकते हो आप, वहां पे टेम्परेचर चेंज होता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, वहां पे इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस वहां पे इंटरनल इंथैल्पी चेंज, इंटरनल चेंज जीरो नहीं बोलोगे। लेकिन आइसोथर्मल में क्या बोलेंगे आप? जीरो। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे कैसे कैसे वर्क करेंगे? कर ली कॉपी? अभी तक जो रिएक्शन, अभी तक मैंने जितना भी एक्सप्रेशन लिया है ना, वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए लिया, मतलब कि आइसोथर्मल जो भी प्रोसेस था। और मैंने एक सिस्टम लिखा था, सिस्टम में क्या रखा था? सिर्फ गैस रखा था। अब मैं एक केमिकल रिएक्शन के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ, चलिए फॉर केमिकल प्रोसेस। अब थर्मोकेमिस्ट्री में इंटर कर रहे हैं हम लोग। अब थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, देखो कैसे होगा, लिखो। फॉर केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस में जब जाएगा तो मान लो ए गया आपका, बी में होता ही है। ए भी गैस है और क्या है आपका? बी भी गैस है, जाएगा ये। अब ए गैस जब बी गैस जाएगा आपका, तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा। पी प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब प्रोसेस जो करवाओगे कहाँ पे करवाएंगे? प्रोसेस जनरली करवाते हैं हम लोग ओपन कंटेनर में। कहीं भी रिएक्शन होता है ना, आप लैब में देखे होंगे, ओपन लैब में जब फ्लास्क या कहीं पे करवाते हैं ओपन रहता है, क्लोज नहीं रहता। अब टेम्परेचर भी क्या होता है? कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता, वॉल्यूम चेंज होता है। तो क्या लिखेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब बताइए, कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे लेंगे तो बिफोर रिएक्शन पी वी ए इक्वल टू क्या होगा? एन ए आर टी। बिफोर रिएक्शन तो ए ही था। अब पी वी इक्वल टू एन आर टी लेंगे तो वॉल्यूम किसका होगा? ए का होगा। एन ए आर टी लेंगे। आफ्टर रिएक्शन पी वी बी एन बी आर टी। अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो जाएंगे। आर टी बी ए लिख लो ना, क्या दिखा था वहां पे? बी लिख देते, क्या लिख नहीं सकते वहां पे? लो, हो गई। अब बता दो, वी 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 माइनस वी वी क्या दिखाता है? चेंज इन वॉल्यूम। लिटरली क्या प्रेशर वॉल्यूम वर्क ही तो है वो। यहाँ से देखो, पी डेल वी इक्वल टू डेल एन जी आर टी। अगर मान लो कहीं पे, सुनो, अगर कहीं पे आपका डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट HCl है, अगर उस पे 56 ग्राम या कुछ ग्राम आपने वहां पे आयरन देंगे तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा ना? तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है वहां पे। वहां पे वर्क हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि वॉल्यूम जैसे होगा तो एक्सपेंशन होगा, तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव। फिर वहां से वर्क डन फाइंड करोगे तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल एन जी आर टी। टी डेल भी आप नहीं फाइंड करोगे, क्योंकि जो सिस्टम है कंटेनर वो तो ओपन है। तो चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना क्या आपके लिए चैलेंजिंग है? कहाँ से फाइंड कर पाएंगे चेंज इन वॉल्यूम? वो तो इमेजिनरी एक बाउंड्री के लेके हम लोग वॉल्यूम चेंज बता रहे हैं। लेकिन मेन क्या चेंज आप फाइंड कर पाओगे? नंबर ऑफ मोल्स। अगर आयरन को HCl से कंबाइन करेंगे तो आयरन के पास तो गैस नहीं है, और HCl आपका गैस है, जो प्रोडक्ट होगा वही गैसेस होगा। डेलेंजी क्या होगा? जितना मोल आप पहन नहीं क्या उसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, उसी के रिस्पेक्ट में प्रेशर वॉल्यूम वर्क आ जाएगा वहाँ। आई बात समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये डेलेंजी आर टी। अब डेलेंजी जो होता है यहाँ पे, डेलेंजी देखना है यहाँ पे,
डेल एन जी होता है मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स। अगर मान लीजिए गैसेस प्रोडक्ट भी नहीं होगा, गैसेस रिएक्टेंट नहीं होगा, प्रेशर वॉल्यूम जीरो, लेंगे नहीं वहां पर, डेल एच इक्वल टू डेल यू बोल देते हैं सीधा। कर लोगे। जैसे मेथेन गैस का कंबशन करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 गैस प्लस टू एस टू लिक्विड। देखो कंबशन जो होता है ना, ये सब इंथैल्पी चेंज होता है, टेम्परेचर का फंक्शन। और जनरली ये सब करवाएगा आपको स्टैंडर्ड स्टेट में। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पे वाटर हमेशा लिक्विड के फॉर्म में लिखना। जब तक क्वेश्चन में बोलेगा नहीं वाटर वेपर, तब तक वाटर लिक्विड में ही रखना है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन आपका होता है स्टैंडर्ड स्टेट में। और स्टैंडर्ड स्टेट में कभी भी वाटर आप वेपर में मत लेना। आई बात समझ में, वाटर किस में लेना, लिक्विड में। मेरे को पता है कि कंबशन करते तो वाटर तो मिलता नहीं लिक्विड में, वो तो वेपर फेज में आएगा ही। लेकिन आप काम कर रहे हो कहाँ पे, 25 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए वाटर हमेशा क्या आएगा, लिक्विड में। ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें टू ओ टू गैस दे देंगे। इसका डेल एन जी फाइंड करेंगे तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 2 - 1 - 2 होगा, कितना हो जाएगा, -1। देखो ना, गैसेस प्रोडक्ट कितना बोला आपका, 1 मोल। और गैसेस रिएक्टेंट कितना है, 3 मोल, क्योंकि 2 मोल तो ऑक्सीजन है। और 1 मोल क्या है आपका, CH4। देखो इधर आपको 3 मोल्स मिलेगा, ये 2 मोल और ये 1 मोल, तो कितना, 3 मोल्स। इधर कितना मिलेगा आपको, 1 मोल। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आपका 1, रिएक्टेंट कितना आपका 3, तो कितना जाएगा, -2। अब क्या होता है, डेल एच इक्वल टू क्या होता है, डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, तो फाइंड कर सकते हो आप। पीडेल भी था ना, पीडेल भी को रिप्लेस कर दिया डेल एन जी आर टी। ये इसी को बोल सकते हैं हम लोग। तो ये देखो, ये क्या बोल सकते हैं, क्यूपी इक्वल टू क्यूवी प्लस डेल एन जी आर टी। क्यों नहीं बोल सकते, हीट चेंज ऑफ प्रोसेस एट द कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। हीट चेंज ऑफ प्रोसेस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। दोनों के बीच में रिलेशन देखो क्या है, डेल एन जी आर टी। ये तभी यूज करोगे जब किसी प्रोसेस को वर्क करेंगे, चाहे फिजिकल प्रोसेस हो चाहे केमिकल प्रोसेस हो। तो समझ में आ गया, हीट चेंज लिखना पड़ेगा, समझ में आ गया, हीट चेंज एट द कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। हीट चेंज ऑफ प्रोसेस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। आपसे पूछेगा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हीट चेंज ऑफ प्रोसेस एट द कांस्टेंट प्रेशर, तो हीट चेंज ऑफ प्रोसेस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम पूछेगा आपसे, तो आपसे लिटरली पूछ रहा है कि डेल एच और डेल यू का डिफरेंस बताओ आप। डेल एन जी आर टी, यहाँ पे डेल एन जी कितना है बताइए, -2। आर का वैल्यू लेंगे, मान लो 8.314 ले लेंगे। टेम्परेचर मान लो 27 पे 25 पे करवाएंगे तो 298 केल्विन ले लेंगे, तो बताओ ये जूल में आ जाएगा कि नहीं। इसी को 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में आएगा, किलो जूल में। कैलोरी में अगर पूछेगा तो 2 का वैल्यू लेंगे 8.314 पे, तो ये किसके बीच में डिफरेंस है, डिफरेंट हीट ऑफ रिएक्शन एट द कांस्टेंट प्रेशर टू हीट ऑफ रिएक्शन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। कर लेंगे, आई बात समझ में। अब देखो, बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड होता है, आपने देखा होगा C6H5COH, ये होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड होता है सॉलिड, बेंजीन होता है आपका लिक्विड। तो बेंजोइक एसिड बेंजीन ये सब कंबशन करेगा तो फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं करता, इसलिए याद रखना कि बेंजोइक एसिड बेंजीन जब भी क्वेश्चन में आएगा तो आप याद रखना सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में लेंगे। तो बेंजोइक एसिड होता है आपका C6H5COH, ये होता है सॉलिड। इसको कंबशन करेंगे तो 6CO2 जाएगा गैस। और देखो यहाँ पे 3H2O लिक्विड जाएगा। पहले हाइड्रोजन कार्बन, पहले हाइड्रोजन और कार्बन को बैलेंस करना। मैंने बताया था जब आपको ज्योमेट्री पढ़ाए थे, ज्योमेट्री में बताया था आपको कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड करता है तो सबसे पहले किसको बैलेंस करना पड़ता है, कार्बन और हाइड्रोजन को, लास्ट में करता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिया भी था, तो देखो 7CO2 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन काउंट करो, ऑक्सीजन काउंट करो, 17 आएगा आपका किधर, प्रोडक्ट साइड में। ऑलरेडी रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2, तो डिफरेंस कितना होगा, 15। ऑड नंबर आ गया तो 15/2 O2 गैस बताए थे देने के लिए ना।
x+y/4 आता था ना, तो वही किया मैंने। अब इसका डेल एन जी फाइंड करेंगे, तो डेल एन जी देखेंगे आपका 7 मोल्स का प्रोडक्ट और 15/2 मोल्स आपका रिएक्टेंट, तो -½ आ जाएगा। तो आपको बोलेगा कि इंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज में आप डिफरेंस बताइए, डेल ई बी का भी तो बोलेगा। तो -RT लेंगे, मान लो आर का वैल्यू लेंगे, आर ई लेंगे, टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन दे दिए, ये कितना हो जाएगा, -150 यार। मान लो टेम्परेचर मैंने क्या किया, टेम्परेचर में आप बोल लो, टेम्परेचर मैंने लिया यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस, तो डी कितना लेंगे, 300। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ, देखेंगे क्वेश्चन पीवाई का तो मिलेगा। नेक्स्ट लिखो रिलेशन बिटवीन, चलो खत्म करो इसको टॉपिक को, फिर आगे चलेंगे। रिलेशन बिटवीन लिखो, रिलेशन बिटवीन सीपीएम एंड सीवीएम। आपने अभी देखा डेल एच इक्वल टू क्या था आपका, आपने अभी देखा था यहाँ पे कि इक्वेशन लिए थे, उसी में आपने देखा था डी एच इक्वल टू क्या था, डी यू प्लस आर डी टी। 1 मोल के लिए ले रहे हैं हम लोग, मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन करो, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 मोल। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी एच इक्वल टू क्या होगा, डी टी, डी यू प्लस क्या होगा, डी टी प्लस क्या हो जाएगा, आर। बेटा ये क्या है, तो बताइए, तो सीपीएम माइनस सीवीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। ये मोलर हीट कैपेसिटी का डिफरेंस है। अगर हीट कैपेसिटी का डिफरेंस होगा तो क्या होगा, ये तो मैंने बोला मोलर हीट कैपेसिटी का डिफरेंस है आपका आर। अगर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम का डिफरेंस होता तो क्या होता, एन आर, क्योंकि नंबर मोड चेंज हो जाता था ना। आई बात समझ में, क्या होता, एन आर। याद रखेंगे, लिख लो कहीं पे। नोट करके लिखो, एक चीज और बताता हूँ, देखना। सीपीएम इक्वल टू क्या होगा, सीपी इंटू एम, ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, बोल सकते हैं हम लोग इसको। अच्छा बताइए, पर ग्राम क्या था आपका, स्पेसिफिक। पर ग्राम को अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर कैपेसिटी नहीं निकल जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे काम करवाएगा मोलर पे, लेकिन दे देगा स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक को मोलर में कन्वर्ट करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, मोलर मास से। सिमिलरली अगर जाएंगे हम लोग कि सीवीएम जाएंगे, तो सीवीएम इक्वल टू क्या होगा, सीवी इंटू एम। तो बताइए, तो सीपी माइनस सीवी जो होगा उसका आर बाय एम हो जाएगा कि नहीं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम का डिफरेंस क्या होगा, आर बाय एम। मोलर हीट कैपेसिटी का डिफरेंस क्या होगा, आर। हीट कैपेसिटी का डिफरेंस क्या होगा, एन आर। ये सब क्वेश्चन जब ऑथेंटिक बुक बना होगा ना, बस्ती बस्ती का बुक बनाता है बच्चा, वहीं पे ट्विस्ट करता है क्वेश्चन, ये सब ये याद रखना। ये क्या हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफरेंस है। आर का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग। अच्छा ये बता दो, एक चीज सुनना, अगर समझ में आई तो बल्ले बल्ले, मैं बता रहा हूँ सुनो, थ्योरी पहले ओरली बता रहा हूँ, देखना। दो सिस्टम है, दोनों सिस्टम में एक ही गैस मैंने रखा। एक सिस्टम को मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया थ्रू द 1 डिग्री सेल्सियस बाय गिविंग द हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। एक सिस्टम को मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया थ्रू द 1 डिग्री सेल्सियस बाय गिविंग द हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर, राइट। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करोगे तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा। इसीलिए आपको इंटरनल एनर्जी चेंज दोनों में करना सेम मैग्नीट्यूड से, ऑब्वियसली आपको हीट जो देना पड़ेगा ना कांस्टेंट प्रेशर पे, वो ज्यादा देना पड़ेगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट का जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस आएगा प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जब एक मोल सिस्टम होगा
और उसका अगर टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करें तो दोनों का प्रेशर वर्क होता है आर। एनआरटी लिए थे ना आपने, वही होता आर। आई बात समझ में? और आर का यूनिट जब लेते हो तो क्या लेते हो, जूल पर केल्विन पर मोल, वर्क डन पर केल्विन पर मोल लेते हो आपके, वहीं से आता आर का वैल्यू। मैं बात समझ, अब जो आर का वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो थर्मोडायनेमिक्स का डेरिवेशन होता है, वो वर्क डन से लाया जाता है। वहां से एक मोल सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज किया था 1 डिग्री सेल्सियस से एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, difference in this heat capacity that show the pressure of work done by the gas when the temperature of the gas increase to the 1 degree Celsius. If you have the 1 mole of system, you are going to increase the temperature through the 1 degree Celsius. The work done always pressure of work done equal to R. If you have the 2 mole system through the 1 degree Celsius, 2R. 3 mole system 1 degree Celsius, 3R. ये सब क्वेश्चन ओरली बना के निकल जाते हैं। ये सब क्वेश्चन जब मिलता है ना तो ओरली बना के निकल जाते हैं। पेन भी नहीं चलाते, कुछ भी नहीं पता चलता है, थ्योरी पता मेरे को निकल जाती है उससे। इसलिए थर्मोडायनिक्स में, इक्विलिब्रियम सब में, एनिक इक्विलिब्रियम सब में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे बड़ा यही चीज होता है, अगर थ्योरी आपका क्लियर होगा ना तो बहुत सारे क्वेश्चन जो बनेगा उसमें आपको ओरली आप करके निकल जाओगे। ठीक, तो ये समझ में आ गया प्रेशर ओवर वर्क क्या होता है, आर का यूनिट क्या होता है, वर्क डन पर केल्विन पर मोल। अब आइए एक चीज और बताता हूँ, देखो। आपने गामा लिया होगा, सीपीएम, पॉइजन रेशियो बोलते हैं अब इसको। हम्म, ये क्या दिखाता है, एटॉमिसिटी दिखाता है कि नहीं? एटॉमिसिटी ऑफ ए गैस। इसमें एक टेबल बना देता हूँ, आप उसी के लर्न करना, क्योंकि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ोगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, फिजिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम जब फिजिक्स में पढ़े होंगे तो वहां पे पढ़े होंगे ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपने ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होता, एक को पार्टीशन ऑफ एनर्जी आता, एक को पार्टीशन लॉ आता। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम लोग हीट कैपेसिटी फाइंड करते हैं, उसी से 3/2 आता है, किसका, मोनोटॉमिक का, क्योंकि मोनोटॉमिक शिफ्ट क्या होता है, ट्रांसलेटरी, रोटेटिव वाइब्रेटरी नहीं होता है। आपने देखा होगा एक एक कार्टेशियन एक्सिस पे एक एक का कंट्रीब्यूशन होता था, आर टी आर, आर बाई टू आर बाई टू आर बाई टू, तो उसी से आता 3R/2। आप जो स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हो उसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हो, 3/2 RT बोलते हो, नहीं है तो वो एक्चुअली वो आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, वो रोटेशनल वाइब्रेशनल नहीं होता है। इसलिए जब क्वेश्चन पढ़ते हो अब स्टेट ऑफ मैटर का देता था तो आपसे बोलता था कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बताओ आप क्या होता है, बोलता था ना, ये समझ में हीट कैपेसिटी से रिलेशन होता है। तो देखो यहाँ पे गैस लिख रहा हूँ मैं, और उसका मैं सीपीएम, और उसका सीबीएम, और उसका एक आएगा गामा। देखो सीपीएम जब जाएंगे मोनोटॉमिक का, तो इसमें होगा 3/2 R, क्योंकि जानते हो इसमें ट्रांसलेटरी होता है, रोटेटरी नहीं। तो उसमें आर ऐड कर दोगे, नहीं नहीं रॉन्ग कर दिया ना, सीपीएम सीबीएम होना चाहिए। आप रहने दो, आप चेंज कर देना उसको, ये सीबीएम ले रहे हो, ये सीपीएम। ये 3/2 R होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 R। तो ये क्या होगा, 5/3। इसका मतलब क्या होगा, 1.66। अगर गामा कहीं पे 1.66 दिया इसका मतलब कौन सा गैस है, वो मोनोटॉमिक। अगर डायटॉमिक का बात करेंगे तो आप याद रखिएगा 5/2 R होता है। कौन आ जाता है यहाँ पे, रोटेटरी। और इसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7/2R। वैल्यू जाएंगे तो कितना होगा, 1.4। चेक कर लो, 7/5 आएगा, 1/4। पॉलीएटॉमिक का बात करेंगे तो इसमें बहुत सारा फंडा होता है इसका पॉलीएटॉमिक का। अगर ये 3R लेंगे तो ये क्या होगा, 4R, तो ये 4/3। अगर 1.33 कहीं पे देगा तो समझना पॉलीएटॉमिक पे। ये जनरली आप देखो फिजिक्स में इसका ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, इसका केमिस्ट्री में सिर्फ इसी दो पे वर्क करना, कहीं भी क्वेश्चन मिलेगा तो यही मिलेगा दो। अगर नहीं मिलेगा तो पॉलीएटॉमिक अगर लेगा भी तो हीट कैपेसिटी आपको दे देगा। ठीक, नई बात समझ में, हीट कैपेसिटी क्लियर हुआ, रिलेशन समझ में आ गया सारा।
पहला बनाओ, डेल यू इज इक्वल टू एडियाबैटिक वर्क, एडियाबैटिक वर्क, एडियाबैटिक प्रोसेस में जाते हैं, क्यू इक्वल टू क्या होता है, जीरो, तो डेल यू इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक वर्क, आइसोकोरिक वर्क क्यों बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस में डब्ल्यू क्या होता है, जीरो, तो कहाँ से आइसोकोरिक वर्क बोलेंगे। सेकेंड प्रोसेस आइसोबैरिक, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्या था, यू प्लस क्या था, पी डेल बी, कहाँ से बोलेंगे आप। फिर एडियाबैटिक, वो तो पता है क्यू इक्वल टू जीरो, तो डेल इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू, तो डेल इक्वल टू क्या होगा, एडियाबैटिक वर्क। फिर फोर वाला आइसोथर्मल वर्क, नेबर, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल क्या होता है, जीरो, कहाँ से वर्क, वर्क इक्वल टू क्या था, क्यू, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू था कि नहीं, तो ये कंडीशन याद रखो। देखो यहाँ पे टू, साइक्लिक प्रोसेस में डेल यू क्या होता है, जीरो, तो डेल यू जीरो होगा तो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, वो तो सही है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता, डेल यू जीरो, तो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, वो भी सही है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, क्यू जीरो, तो डेल इक्वल टू डब्ल्यू, ये रॉन्ग दिखा दिया, माइनस डब्ल्यू नहीं होना चाहिए। फिर आइसोकोरिक प्रोसेस, डब्ल्यू जीरो, तो डेल इक्वल टू क्यू, ठीक। फिर देखो पाथ फंक्शन, क्यू प्लस डब्ल्यू पाथ फंक्शन होता, डेल इक्वल टू होता क्यू प्लस डब्ल्यू, ये तो पाथ फंक्शन है ये, नहीं नहीं स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन है ये, नहीं रॉन्ग बोले, स्टेट फंक्शन ये तो नहीं होगा। क्यू पाथ फंक्शन, डब्ल्यू पाथ फंक्शन, ये है आपका गिब्स सिनर्जी, वो स्टेट फंक्शन होता है। आपको पढ़ाएंगे जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एच माइनस टी एस, उसी से डेल जी इक्वल टू डी एच माइनस क्या करेंगे आपका, टी डी एस लाएंगे। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोलते हैं इसको, बताएंगे, वो तो पाथ फंक्शन नहीं होता, वो तो स्टेट फंक्शन होता है। ये आगे बताएंगे ये क्या होता है आपका स्टेट फंक्शन। अभी जो क्वेश्चन मिला उसमें देखो कौन कौन सा होगा, सी और बी, तो क्या हो जाएगा, बी और सी थर्ड। फिर देखो ये तो इंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एट बता दोगे, वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंसिव, मोलर हीट कैपेसिटी, इंटेंसिव, मोलरिटी, एक्सटेंसिव, मोलरिटी डिपेंड होता है मोल्स पे, मोलरिटी डिपेंड करता है तो मोल्स पर लीटर। फिर बोलते हैं ई नॉट सेल, ये तो इंटेंसिव होता है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होता है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा 1 मोलर के लिए डिफाइन होता है, तो वो क्या होता है, इंटेंसिव। फिर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, एक्सटेंसिव, मोलर, देखो मोलर मास, इंटेंस मोलर मास बोला आपको, तो मोलर मास पे क्या हो जाएगा, वो तो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा, वो तो आप पे ये डिपेंड नहीं करेगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे है आपका। आप फिर मोल्स, ये तो एक्सटेंसिव हो जाएगा। तो देखो इंटेंसिव कौन कौन हो जाएगा, ये इंटेंसिव होगा, ये इंटेंसिव होगा, और ये इंटेंसिव होगा। कई बात समझ में, देखो ये बहुत क्वेश्चन बनाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद से बनाओ, ट्राई करो खुद से, दे रहे हैं टाइम आपको, बनाइए, बनाइए, सब कुछ दिया आपको। Piston filled with 0.04 moles of an ideal gas expand reversibly from the 1550 ml to the 375 ml at the constant temperature of 37 degrees Celsius. And is just so it absorbs the 208 joule of the heat. The value of the Q and W of the process will be, बताइए खुद से, बोले ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ खुद से, कुछ कुछ एफर्ट सही। बेटा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन जब देखना ना, तो थोड़ा अलर्ट होके देखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आपको परेशान करने की लॉजिकल अप्रोच लोगे ना, बहुत सिंपल होता है, आपको परेशान करने के लिए बहुत सारा डाटा जान दे देगा। ऑप्शन वन है, देखो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबली जा रहे हो और कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब डेल यू इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस डब्ल्यू। क्यू इक्वल टू तो बोल ही रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कितना, 208, तो प्लस 208 जूल तो होगा, हीट जितना एब्जॉर्ब कर, वर्क डन उसका अपोजिट होगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस 208 जूल। बस हो गया ऑप्शन वन, कर लिए, आई बात समझ में। चलिए आइए, ये क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, आगे देखो यहाँ पे, ये बताइएगा,
फ्री एक्सपेंशन, टेम्परेचर चेंज जीरो, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब वो भी जीरो होगा, डी क्यू सब जीरो बोले थे फ्री एक्सपेंशन में। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी क्यू इक्वल टू जीरो, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, जीरो। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन होता है, जीरो ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे सीधा बोला वैक्यूम में जा रहे हो, सीधा बोला आइसोथर्मली, सब कुछ खत्म, डेल यू जीरो, डेल क्यू जीरो, डेल एच जीरो, सब जीरो। देखो और बता रहा हूँ आपको, इसमें देखना, एक और क्वेश्चन है, ये सब तो थर्मोकेमिस्ट्री का ही है। हम्म, ये क्वेश्चन बनाओ, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सीपी दिया है, इसका मतलब क्या दिया है यहाँ पे, छोड़ दो फाइव, फोर छोड़ दो, फाइव पे पहले आओ, फाइव छोड़ दो, फोर छोड़ दो आप लोग, फोर और बताएंगे आगे, कुछ बताना पड़ेगा। फाइव पे ही है, फाइव आप बनाइए, फोर छोड़ दीजिए आप लोग। फोर के लिए आपको एक एक क्वेश्चन बताना पड़ेगा, जो बता दूंगा कभी। पहले फाइव बताइए आप लोग, कितना टाइम लोगे। मैं तो कुछ नहीं करने वाला, मैं लिखने वाला नहीं, मैं तो आंसर बता के निकल जाऊंगा। अब मैं देखा भी नहीं, ऑप्शन नहीं देखा, मैं बनाया बहुत ऐसे याद है, लेकिन मैंने ऑप्शन भी नहीं देखा। आप बनाओ। Five moles of parallel gas at 100 Kelvin are allowed to undergo the reversible compression till the temperature becomes 200 Kelvin। मतलब टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पे अंडरगो रिवर्सिबल कंप्रेशन, तो आप यहाँ पे बताइए, कैलकुलेट डेल यू डेल पी बी फॉर दिस प्रोसेस। सीपी सीवी दिया ना आपका, वहां पे देखो यूनिट, देखो 28 जूल पर केल्विन पर मोल, तो इसका मतलब मोलर हीट कैपेसिटी है, कांस्टेंट वॉल्यूम का। डेल यू पी डेल डेल पी पी पूछ रहा आपसे। अरे बना लोगे, बनाओ, एफर्ट लो, बना लोगे, बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन जो ये जो दिया ना, सारा फॉर्मूला आपको यूज करवा देगा, करो आपको। थर्मोडायनामिक्स के एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, थ्री पार्ट में है, तो सेकंड पार्ट पे आप जा रहे हो थर्मोकेमिस्ट्री पे। थर्मोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन फिक्स है, अगर थर्मोडायनामिक्स से एक क्वेश्चन पूछेगा ना, तो थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा। अगर थर्मोडायनामिक्स से एक ही क्वेश्चन पूछेगा, तो वो थर्मोडायनामिक्स का, तो वो थर्मोकेमिस्ट्री, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन रहता टू, दो क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम, थ्री से ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन दो क्वेश्चन आता है इससे, थर्मोडायनामिक्स से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखो अब इसमें क्या करेंगे, लिखो, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, इसको डेल एच आर बोलते हैं हम लोग, ठीक। और ये एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो होता है, ये हमेशा याद रखिएगा किस पे डिपेंड करता है। देखो, ये एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो होता है, ये हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कंटेंट ऑफ क्या होता है, रिएक्टेंट। आपके पास दो होता है, अगर मान लो प्रोडक्ट का ग्रेटर देन रिएक्टेंट होगा, तो डेल एच क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव, दैट इज एंडोथर्मिक। अब मान लो CH4 को अगर एटम के फॉर्म में आप तोड़ के सेपरेट करोगे, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होगा ना। सॉलिड को अगर लिक्विड में लेके जाएंगे, तो क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो एंथैल्पी चेंज क्या होता है, देखो, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ किसका लिए, रिएक्टेंट। तो देखो डिफरेंस, अगर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर होगा कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो बताइए क्या होगा आपका एंथैल्पी चेंज, पॉजिटिव। अगर मान लो कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो बताइए क्या होगा एंथैल्पी चेंज, नेगेटिव। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक होता है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस, याद रखेंगे। एक्सोथर्मिक होता है, क्या होता है, एंडोथर्मिक। समझ में आई बात। तो आपसे, देखो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हमेशा होता है एक्सोथर्मिक। देखो एसिड बेस को मिक्स करोगे, हमेशा एनर्जी रिलीज होगा, अब ज्यादा होगा या लेस होगा, डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पे, लेकिन हमेशा रिलीज होता है। कंबशन करोगे, हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसका फिक्स है कि एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा। तो क्वेश्चन में जब फ्रेमिंग करता है ना क्वेश्चन, तो उसमें जानबूझ के आपको नेगेटिव साइन नहीं देगा, बोलेगा एंथैल्पी कंबशन ये है। आप उसके अकॉर्डिंग जब थर्मोकेमिस्ट्री पे वर्क करोगे, हेस लॉ जब लगाओगे, तो आपको खुद से लेना पड़ेगा नेगेटिव। बॉन्ड इंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव आता है, इंथैल्पी ऑटोमाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, इंथैल्पी फॉर्मेशन में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, इंथैल्पी सॉल्यूशन में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव।
तो कुछ होता है जिसका पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, लेकिन कुछ होता है जिसका हमेशा निगेटिव या हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये सब अगर आइडिया रहेगा ना, थर्मोकेमिस्ट्री बहुत ईजी होता है सॉल्व करना, फिर कर लेंगे ये। अब देखो अब ये डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर्स पे। तो सबसे पहला फैक्टर होता है इस पे टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करोगे ऑब्वियसली, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो एंथैल्पी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या होता है डीएच जो होता है ना, डीएच को हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर T1 T2 से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो उतना नहीं बताता हूँ, एक सिंपल क्या बताते देखो, सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ। डेल एच T1 पे, ये T2 पे, और डेल एच कहाँ पे आपका T1 पे, ये डेल सीपी, और T2 माइनस क्या होगा T1। इट्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं इसको हम लोग। ये वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी, एक भी क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा हुआ, इसलिए नोट फॉर नीट में लिख देता हूँ। आप जो पैकेज बनाए हो ना, पैकेज जो दिया हो हम लोग, उसमें भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो इसको साइड ही करके रखना। ठीक, कहीं के पे और भी कुछ बुक्स बनाते हो तो उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो देखो जैसे मान लो अल्फा ए लिए, बीटा बी, और ये गामा सी, और प्लस डेल्टा डी है। तो डेल सीपी का मतलब क्या होता है देखो, अल्फा इंटू हीट कैपेसिटी ऑफ ए, नहीं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है देखो। गामा इंटू हीट कैपेसिटी ऑफ सी, ठीक, डेल्टा इंटू हीट कैपेसिटी किसका, डी का, माइनस अल्फा इंटू हीट कैपेसिटी किसका, ए का, प्लस बीटा इंटू हीट कैपेसिटी किसका होगा, बी का। हीट कैपेसिटी जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से जब मल्टी आप सब्सट्रैक्ट करोगे ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो उसी को बोलते हैं डेल सीपी, याद रखोगे। ये हो जाएगा आपका बीटा, हीट कैपेसिटी ऑफ बी। तो डेल सीपी फाइंड कर लोगे। हीट कैपेसिटी क्या होता है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, इसलिए सबका मोल से मैंने डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके रख दिया। कर लेंगे। अगर कोई रिएक्शन होगा वालों की, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंथैल्पी चेंज दे देगा, आपसे पूछेगा नेक्स्ट टेम्परेचर मान लो 27 पे दिया होगा, और 37 पे पूछ रहा है उससे, तो T1 T2 हो गया। तो T1 पे दिया तो T2 पे फाइंड करना आपको। डिफरेंस इन द कैपेसिटीज आपको दिया रहेगा, वहां पे फाइंड कर लोगे, और T2 माइनस T1 लेके अपने आप फाइंड कर लोगे। तो इसको बोलते हैं किरचॉफ इक्वेशन बोलते हैं हम लोग। किरचॉफ इक्वेशन है, दो शो द वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर। कर लेंगे। इसके बाद डिपेंड किस पे होता है देखो, प्रेशर ऑफ गैस पे भी डिपेंड होगा। गैस का प्रेशर अगर चेंज करोगे तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा, डिफर करेगा। फिर डिपेंड करेगा, देखो, फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा। आप खुद से सोचो, अगर कहीं पे डायमंड, कार्बन का क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, डायमंड्स होता है। कार्बन का ग्रेफाइट अगर सॉलिड में होगा और उसका कंबशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, CO2 गैस मिलेगा। कंबशन प्रोसेस है। डायमंड ही होता है, इसका एलोट्रॉप्स होता है, इसका भी अगर कंबशन करेंगे, नहीं नहीं एलोट्रॉप्स आ गया नहीं है, रुको, एक मिनट रुको, सॉलिड लिए। हाँ, कहीं पे ग्रेफाइट मैंने क्या लिया, यहाँ पे पाउडर फॉर्म में लिया, पाउडर के फॉर्म में। कहीं पे मासिव लिया, पाउडर गैस लिए। अब तो यहाँ पे CO2 आ गया। बताओ दोनों में क्या होगा, एंथैल्पी चेंज सेम होगा आपका, नहीं। ग्रेफाइट पाउडर लेंगे तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा, ज्यादा रेट होगा। और सॉलिड लेंगे तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा, लेस। आई बात समझ में, एंथैल्पी चेंज क्या होता है, डिफर कर गया। ग्रेफाइट जब पाउडर फॉर्म होगा तो वहाँ पे इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होगा, वीक होगा। तो कंबशन फास्ट होगा, कंबशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक, ज्यादा एनर्जी आपका रिलीज होगा। अब मासिव ग्रेफाइट जब लेंगे तो आपका क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो उसको वीक करने के लिए, तोड़ने के लिए आपको एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा। तो आप एक्सपेक्ट करो कि 20 जूल, आपको मिलेगा वहां पे 17 जूल। मतलब कि कहीं पे वाटर इन्वॉल्व होगा लिक्विड के फॉर्म में, और कहीं पे वाटर इन्वॉल्व करेंगे वेपर के फॉर्म में। आपको क्या लगता है, एंथैल्पी चेंज सेम होगा, डिफर करेगा। मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंबाइन करके वाटर बनाएंगे लिक्विड के फॉर्म में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर बनाएंगे वेपर फेज में, दोनों का एंथैल्पी चेंज क्या होगा, डिफर कर जाएगा। मतलब किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट पे। ठीक। थर्ड क्या होगा देखो, फोर्थ, फोर्थ होगा एलोट्रॉपिक फॉर्म पे। आप बताइए, रोम्बिक सल्फर होगा, मोनोक्लिनिक सल्फर होगा, एंथैल्पी चेंज सेम होगा कंबशन का, नो।
तो जब आप एलोट्रोपिक फॉर्म पे जाएंगे तो कार्बन मैंने क्या लिया, ग्रेफाइट लिया। ग्रेफाइट का कंबशन करेंगे CO2 में। यहाँ पे इंथैल्पी चेंज मान लो ΔH1 लिए। एक बार डायमंड को मैंने कंबशन किया किसमें, CO2 में, तो इसका ΔH2 लिए। आपको क्या लगता है ΔH1 इक्वल टू ΔH2 होगा? रीजन क्या होगा? एलोट्रोप्स। कर लेंगे। आप जब सॉल्यूशन का बात करेंगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो आप कहीं पे 1 मोलर सॉल्यूशन फाइंड करोगे, कहीं पे 2 मोलर सॉल्यूशन फाइंड करोगे, तो आपका एंट्रोपी चेंज क्या होगा, ये एंथैल्पी चेंज क्या होगा, सेम होगा? नहीं, एक्सटेंसिव है, डिफर करेगा। कहीं पे मान लो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताऊंगा, कहीं पे देखना 1 मोल वाटर बनाऊंगा तो उसका एंथैल्पी चेंज, और कहीं पे 2 मोल वाटर बनाएंगे उसका एंथैल्पी चेंज, और कहीं पे 0.1 मोल वाटर बनाएंगे उसका एंथैल्पी चेंज डिफर करेगा। आई बात समझ? तो किस पे डिपेंड किया, अमाउंट पे। किस पे डिपेंड किया, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, एलोट्रॉपिक फॉर्म पे। तो क्या होता है कि जब हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, लोग सब कुछ स्टैंडर्ड स्टेट में लेके चले आते हैं। मतलब आप बोलोगे यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोसेस, ये होगा आपका स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। तो टेम्परेचर आपको नॉन है वहां पे 25 डिग्री फिक्स है। प्रेशर अगर लेंगे तो एनसीईआरटी ने लिखा 1 बार। प्रेशर का सॉल्यूशन अगर लेंगे, सॉल्यूशन होगा तो उसका कंसंट्रेशन लेंगे 1 मोलर। याद रखो कहीं पे 1 atm भी लिखा रहता है, कोई कंफ्यूजन मत होना। अगर प्रेशर आपका 1 atm 1 बार अगर मेंटेन करोगे, टेम्परेचर अगर 298 केल्विन मेंटेन करेंगे, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर आप ले लेंगे, तो उसी को क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड स्टेट। ये स्टैंडर्ड स्टेट हो गया आपका। सही बात समझ में? अब क्या होगा कि थर्मोकेमिस्ट्री जब पढ़ रहे हो यहाँ पे तो डिफरेंट एंथैल्पी चेंज होता है। तो लिखो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। लिखो एक एक करके लिखो, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। और हमेशा याद रखना जो भी डिफिनेशन लिखेंगे मोलर एंथैल्पी का लिखेंगे। जो भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखेंगे वो हमेशा एक्सप्लेन करेगा मोलर एंथैल्पी चेंज। मतलब कि कंबशन करेंगे तो 1 मोल का, फॉर्मेशन करेंगे तो 1 मोल का, ट्रांजिशन करेंगे तो 1 मोल का। मोलर के टर्म में डिफाइन होता, जब कैलकुलेशन होता तो जितना मोल के ले लेंगे उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में? क्योंकि इंथैल्पी चेंज आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इसलिए डिफिनेशन हमेशा तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले लिखेंगे ट्रांजिशन में एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो बताइए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होगा, ΔH FUS लिख सकते हैं हम लोग। अगर मान लो कहीं पे 1 मोल सॉलिड होगा, 1 मोल, और उसको 1 मोल सॉलिड को अगर 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, तो कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज होगा। तो उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। है बात समझ में? अगर आपसे पूछेगा यहाँ पे ΔH लिखो और ΔU का डिफरेंस लिखो, तो ΔNGRT, बेटा बताओ ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, जीरो। तो ΔH इक्वल टू क्या हो जाएगा, ΔU। तो कहीं पे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अगर फ्यूजन अगर मिलेगा, और इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी चेंज आपसे पूछेगा, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। रीजन क्या होगा, नो प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। क्योंकि एक सॉलिड है दूसरा क्या है, लिक्विड, तो वहां पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा ही नहीं। कर लेंगे। सेकेंड लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। स्टैंडर्ड स्टेट लेंगे, BAP लिखा रहेगा, इसका मतलब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसमें भी क्या करेंगे, मान लो 1 मोल आपने क्या लिया, देखो 1 मोल लिया आपने, 373 केल्विन टेम्परेचर लिए मैंने, अब 1 बार प्रेशर लिया। स्टैंडर्ड स्टेट तो होगा नहीं है, इसीलिए स्टैंडर्ड स्टेट में ही है। ये लिक्विड लिया आपने, लिक्विड को कन्वर्ट किया आपने 1 लीटर वेपर में, ये 1 मोल में। बताओ तो ΔNG कितना हो जाएगा इसका, 1। वेपर आ गया ना। अगर 90 ग्राम वाटर होगा तो कितना होगा, 5 मोल होगा। तो एन कितना लेंगे, 5। तो यहाँ पे क्या होगा, ΔH इक्वल टू क्या होगा, ΔU प्लस ΔNG फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक।
डेलएनजी जाएंगे तो सीधा मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट ही है, अगर रिएक्टेंट तो है नहीं कोई मोल्स। जितना मोल गैस बनेंगे उसके रिस्पेक्ट में देखना क्या होगा, क्वेश्चन जब बनाने जाओगे आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, सुनो। डेलएनजी जो होगा यहाँ पे 1 होगा। अब क्वेश्चन जब बनाने जाओगे तो एक क्वेश्चन मिलेगा आपको पैकेज में एनसीईआरटी में भी कि 90 ग्राम वाटर को 90 ग्राम वाटर को वेपराइज किया गया वेपर में। पूछ रहा वहां से कि इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ दैट प्रोसेस इज गिवन, इन सॉरी enthalpy change of that process is given, so find the value of del u. Here you have to find the del u for the 5 moles of water. इस प्रोसेस के थ्रू जब जाओगे जैसे जना कि 5 मोल्स ऑफ वाटर होगा, तो ये जो दे दिया रहेगा चेंज, ये जो चेंज दिया रहेगा आपको या ये जो चेंज दिया रहेगा वो 5 मोल के रिस्पेक्ट में दिया रहेगा। अगर पर मोल लिखा है इसका मतलब 1 मोल के रिस्पेक्ट में दिया है, तो आपको फाइंड करना 5 मोल का, तो इसलिए सबको थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई कर देना। आई बात समझ में? तो वैल्यू फाइंड करना आपको, तो ये समझ में आएगा। वेपराइजेशन जब लेंगे तो किस में वर्क करेंगे, डेल एन जी पे। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगा तो वहां भी यहाँ पर डेल एन जी लेंगे, तो लिखो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन स्टैंडर्ड स्टेट लेंगे। अगर मान लो कहीं पे CO2 सॉलिड है, ड्राई बोलते हो कि नहीं आप, इसको CO2 गैस में कन्वर्ट कर देंगे तो डेल एन जी बेटा कितना हो जाएगा, 1 ही तो होगा। तो डेल एच इक्वल टू जाएंगे तो क्या होगा, डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी का फॉर्मूला यहाँ भी लगाएंगे आप, कि नहीं लगाएंगे। और एन कितना लेंगे आप, 1। ठीक। और ये जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो किसके लिए बात करो आप, 1 मोल के लिए, 2 मोल के लिए। 1 मोल, अगर 2 मोल होगा तो क्या करेंगे, जितना वैल्यू फाइंड करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 3 मोल अगर होगा तो पहले मोलर फाइंड कर लेना, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूला यूज करोगे जब आपका क्या होगा, फेज ट्रांजिशन होगा। तो फेज ट्रांजिशन में एंथैल्पी फ्यूजन पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखोगे आप। एंथैल्पी फ्यूजन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखेगा, आप एनसीईआरटी के इंटेक्स में भी जाएंगे तो एंथैल्पी वेपराइजेशन और एंथैल्पी सब्लिमेशन से क्वेश्चन दिया हुआ है, कर लेंगे। आपको बोलेगा कि जब जाओगे तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखा था कि ग्लूकोज होता, ग्लूकोज का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया था, मतलब 1 मोल ग्लूकोज को कंबशन से कितना एनर्जी आएगा वो पता चला आपको। तो वहां पे क्या किया था, 180 एथलीट्स ने 180 ग्राम ग्लूकोज लिया। अब 180 ग्राम का मतलब क्या होगा, 1 मोल आपने ग्लूकोज लिया, तो वहां पे इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया रहेगा, मतलब 1 मोल के कंबशन से कितना एनर्जी आएगा वो दे रहेगा। उसके बोलेगा 50% यूज कर रहा है वो मैकेनिकल वर्क के लिए, मतलब दौड़ दौड़ उसमें 50% वहां पे यूज हुआ। आप 50% उसका एनर्जी यूज कर रहे हो पर्सपिरेशन के लिए, मतलब जो वर्क आपका जैसे स्वेटिंग आएगा उसको आप क्या करोगे, वेपराइज करोगे। आपने जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन वहां पे दिया था 180 ग्राम आपको लिया वहां पे, तो 180 ग्राम से कितना एनर्जी रिलीज हुआ तो देख लिया आपने। तो उसका 50% को कहाँ पे कन्वर्ट करोगे, वाटर को वेपराइज करने के लिए। तो 1 मोल वाटर को वेपराइजेशन के लिए 41 किलो जूल या समथिंग डाटा दे देगा, वो तो 1 मोल को वेपराइजेशन के लिए होता है। आप बोलेगा हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर कैन बी वेपराइज्ड, 1 मोल वाटर को वेपराइज करने के लिए 41 किलो जूल दिया रहेगा। तो वहां जो एनर्जी, मान लो कि एनर्जी आपने 240 या समथिंग फाइंड किया, वो एनर्जी आप वाटर को वेपराइज करने के लिए लेंगे, तो 41 से 1 मोल को वेपराइज करते हैं, तो उस अमाउंट से कितना मोल को वेपराइज करेंगे, नहीं फाइंड कर लेंगे। आपको बोले कितना वाटर वेपराइज होगा, नहीं फाइंड कर लेंगे आप, तो ये सब क्वेश्चन मिलेगा आप, कर लेंगे। क्योंकि जितना भी डिफरेंशियल लिखा सब मैंने लिख क्या लिखा, मोलर। ठीक। नेक्स्ट लिखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब आ जाओ मेन थर्मोकेमिस्ट्री। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहले 4 एंथैल्पी पढ़ाऊंगा, चारों एंथैल्पी पे क्वेश्चन पहले करो, उसके बाद सब आगे जाएंगे। देखो नोट ले लिए। एफ का मतलब होता है फॉर्मेशन, ए का मतलब होता है एटमाइजेशन, सी का मतलब होता है कंबशन, एन का मतलब होता है न्यूट्रलाइजेशन, एल का मतलब होता है लैटिस एंथैल्पी। जैसा प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग उसको सिंबल दिया जाता है, कर लेंगे। और ये क्या, एंथैल्पी फॉर्मेशन। एंथैल्पी फॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of a compound is produced by its constituent elements which are in their standard states and more stable states.
If your constituent element hydrogen, the combining element should be H2 rather than hydrogen atom. अगर आपका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट अगर कार्बन है तो आपका कार्बन क्या लेना है, ग्रेफाइट के फॉर्म में लेना, आपको डायमंड के फॉर्म में ले लेना है। तो यही सब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। अगर आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन में फॉर्मेशन का अगर इक्वेशन लिख पाओगे ना, आप बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब समझ में आ गया ना। तो जो नीट का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है ना, बॉन्ड इंथैल्पी या इंथैल्पी फॉर्मेशन के बीच का रिलेशन, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये समझ में आ गया क्या होता है, एक मोल कंपाउंड बनाना है from the constituent elements. That element must be in their more stable state, स्टैंडर्ड स्टेट में मोर स्टेबल स्टेट देखेंगे। तो ग्रेफाइट होता मोर स्टेबल स्टेट कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट में। Br2 लिक्विड होता आपका मोर स्टेबल स्टेट कहाँ पे, स्टैंडर्ड स्टेट में। Br2 गैस नहीं। हाइड्रोजन गैस आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या होगा, स्टेबल स्टेट होगा। ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या होगा, स्टेबल स्टेट होगा। ऑक्सीजन अगर नेसेंट ऑक्सीजन होगा तो उसको स्टेबल स्टेट नहीं बोलेंगे, वो क्या नेसेंट ऑक्सीजन पे क्या होता है, मोर रिएक्टिव। वो तो हाई टेम्परेचर पे होता है, लो पे तो होता नहीं। आप कहाँ पे वर्क करो, 25 पे। चल लिखो, द चेंज इन इंथैल्पी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड। कहाँ से बनाएंगे, फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स which are more stable states under the standard condition states, which are the more stable states होना चाहिए under the standard states। देखो, change in enthalpy due to formation of 1 mole of a compound from the constituent elements which are in which are more stable state under the standard states। आई बात समझ में, the standard state में more stable state होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, standard enthalpy formation of an element in its more stable state is 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्मोकेमिस्ट्री का। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड स्टेट होना चाहिए और सबसे मोर स्टेबल स्टेट होना चाहिए उस एलिमेंट का। उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होता है, 0। अब देखो, जब बात करेंगे लोग स्टैंडर्ड स्टेट का एग्जिस्टेंस का, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ H2 जो होगा वो सबसे स्टेबल स्टेट होता है हाइड्रोजन का, H2 गैस। तो H2 गैस का एंथैल्पी फॉर्मेशन होगा 0। क्या हो जाएगा आपको बताइए, 0। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन अगर जाएंगे O2 गैस का तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन अगर बोलेंगे CO2 गैस का, तो ये तो एलिमेंट है ही नहीं, ये तो कंपाउंड है। तो कंपाउंड का स्टैंडर्ड स्टेट तो होता ही नहीं है आपका। मोर स्टेबल स्टेट CO2 होता है कंपाउंड का, लेकिन उसका जीरो नहीं बोलेंगे हम, नॉन जीरो। मैंने किसका बोला, एलिमेंट का, इन इट्स मोर स्टेबल स्टेट, उसका क्या बोला मैंने, 0। मैंने तो कंपाउंड का नहीं बोला। अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन लेंगे, देखना यहाँ पे Br2 लिक्विड का, तो लिक्विड का क्या होगा, 0। अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन अगर Br2 गैस बोलेगा, तो ये तो रूम टेम्परेचर पर नहीं होता, तो नॉन जीरो। अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन अगर बोलेगा मेरे को हाइड्रोजन गैसेस से एटम का बता दो, तो नॉन जीरो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन अगर बोलेगा मेरे को कि क्लोरीन गैस का, तो सीधा बोलेंगे 0। कर लेंगे। एलोट्रॉप्स चाहिए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन अगर मान लो कार्बन का ग्रेफाइट का बोलेगा, ग्रेफाइट का 0 लेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन अगर सल्फर होगा, रोम्बिक अगर होगा तो 0 लेंगे। मोनोक्लिनिक का नॉन जीरो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन अगर विले को बोलेगा फास्फोरस का, अगर व्हाइट फास्फोरस होगा तो 0, लेकिन रेड फास्फोरस होगा तो नॉन जीरो। अगर आपसे बोलेगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन आप बताइए
स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन अगर बोलेगा सोडियम सॉलिड का बता दो तो क्या बोलेंगे? जीरो। वो तो मोर स्टेबल स्टेट होता है। एल्युमिनियम सॉलिड क्या होगा? जीरो। कर लेंगे तो किसका जीरो होगा किसका नॉन जीरो होगा, समझ में आ गया? क्योंकि थर्मोकेमिकल इक्वेशन जब लिखोगे, जब इंथैल्पी चेंज फाइंड करोगे तो किसका जीरो होता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि डाटा देगा ही नहीं है आपको। Br2 लिक्विड क्या होता है? जीरो। लेकिन Br2 गैस क्या होता है? नॉन जीरो। सल्फर के कौन सा एलोट्रॉप सबका नॉन जीरो? मोनोक्लिनिक। जीरो कौन है? रॉम्बिक। ग्रेफाइट क्या लिया आपने? अगर यहीं पे स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन अगर कार्बन का लेते, डायमंड लेते ना, डायमंड, ये क्या होता? नॉन जीरो। तो कुछ आइडिया लगा किसका जीरो होगा किसका नॉन जीरो होगा? तो ये आप याद रखिएगा। अब क्या होता है देखो, थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, देखना। लिखो। ये जो पार्ट लिख रहे हैं ना, जिंदगी में इसको कभी बोलना नहीं, जो लिख रहा हूँ अभी लास्ट में। BVA लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर ये पार्ट में से होगा ना, थर्मोकेमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। देखो क्या लिख रहा हूँ। दो पार्ट जिंदगी में कभी बोलना नहीं, एक बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में, एक इंथैल्पी फॉर्मेशन के टर्म में। पूरा थर्मोकेमिस्ट्री इसी पे टिका हुआ है। किसी भी रिएक्शन का जब स्टैंडर्ड स्टेट में इंथैल्पी फाइंड करेंगे तो हमेशा होगा समेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। हाँ, कॉफिशिएंट देना मत भूलना, क्योंकि एक्सटेंसिव पे वर्क कर रहे हैं। अगर 2 मोल होगा तो 2 इंटू करेंगे, 3 मोल होगा तो 3 इंटू करेंगे, माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक रिएक्शन देगा, उसमें रिएक्टेंट मान लो कंबशन का दे दिया, सुनो, एक कंबशन का प्रोसेस दे देगा। अब बोलेगा इसका एंथैल्पी चेंज फाइंड करो। अब वहां पे सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट जितना भी इन्वॉल्व होगा सबका स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन दे दिया आपको। तो क्या करना है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या करना है? रिएक्टेंट्स। कर लेंगे। अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये अल्फा ए होगा, ये बीटा बी है, ये गामा सी दिया प्लस डेल्टा डी। अल्फा बीटा गामा क्या है? कोफिशिएंट। तो देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन में रिएक्शन में लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। देखो क्या होगा, गामा इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डेल्टा इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ डी माइनस अल्फा इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस बीटा इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ बी। ये समझ में आपको क्या नहीं देना आपको? गामा में गामा अल्फा बीटा क्या दिखा है मैंने? कोफिशिएंट। इसलिए कोफिशिएंट को हमेशा लेके चलना पड़ेगा। कर लिए? आप जो लिखने जा रहे हो उसको थोड़ा गौर से सुनना। खूब क्वेश्चन पूछना नीट में उस पर। यहीं पे क्वेश्चन मिस्टेक क्या करोगे देखो, लिख लिए नहीं है? अब चले आगे पढ़ाने के लिए। इंथैल्पी फॉर्मेशन का अब जो चीज आ रहा है वो सबसे बड़ा चीज है ये, इसका देखो। अभी कौन सा इंथैल्पी पढ़ रहे हो ये बताओ आप? स्टैंडर्ड इंथैल्पी। मान लो CH4 को बनाना है मेरे को, तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन होगा? कार्बन और हाइड्रोजन। तो देखो क्या करेंगे, कार्बन लेंगे ग्रेफाइट, हाइड्रोजन लेंगे तो वो लेंगे H2 गैस के फॉर्म में। हाइड्रोजन एटम नहीं, रॉन्ग हो जाएगा वो। और देखो यहाँ पे 1 मोल CH4 का मैंने बनाया, बताओ कितना मोल बनाया है मैंने? तो यू हैव टू इंश्योर द फॉर्मेशन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। अगर कहीं पे 2 मोल कंपाउंड बनेंगे तो वो थर्मोकेमिकल इंथैल्पी फॉर्मेशन को नहीं दिखाएगा। अगर उस रिएक्शन के इंथैल्पी चेंज मान लो x किलो जूल है तो इंथैल्पी फॉर्मेशन होगा हाफ, क्योंकि 2 मोल के लिए आपने x बनाया ना। तो 1 मोल के लिए क्या होगा? x/2। ये याद रखना। अब इस रिएक्शन का मैं इंथैल्पी चेंज देखना, सुनो, इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज फाइंड करना है। पहले लिख देख लो, पहले सुनो। इस रिएक्शन का क्या फाइंड करना है? मैंने एक इक्वेशन लिखा, इस इक्वेशन का मेरे को इंथैल्पी चेंज फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी फॉर्मेशन को किसका लिखूंगा? प्रोडक्ट्स। अब माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन को किसका लिखूंगा मैं? रिएक्टेंट्स। तो कार्बन कौन सा आपका? ग्रेफाइट। अब +2 इंटू एंथैल्पी फॉर्मेशन किसका लेंगे? हाइड्रोजन। आपको तो पता है ये जीरो होगा, रिएक्टेंट में सब जीरो होगा, क्योंकि आप जब फॉर्मेशन का इक्वेशन दिखा रहे हो, फॉर्मेशन का जब इक्वेशन दिखा रहे हो तो रिएक्टेंट साइड में तो सब आपका मोर स्टेबल स्टेट्स है। अब वो तो स्टैंडर्ड स्टेट में आपका एलिमेंट है, सबका तो जीरो होगा।
अब देखो यहाँ पे इंथैल्पी फॉर्मेशन के इक्वल हो गया कि नहीं ये रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज फॉर इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CH4। तो इससे क्या पता चला, देखो इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू इंथैल्पी स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज विल बी इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट होगा कि नहीं, आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, इन विच वन थर्मोकेमिकल इक्वेशन इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। वो तभी होगा जब रिएक्टेंट साइड में सबका जीरो होगा। रिएक्टेंट साइड में जीरो तभी होगा जब एलिमेंट्स पे वर्क करेंगे, कंपाउंड पे नहीं। कर लेंगे। और देखो समझ में आई है। और देखो एक और बताता हूँ, कर ली कॉपी। एक और बताता हूँ, लिखो। आप खुद से बनाइए, CO2 बनाइए, आप खुद से CO2 को बनाओ खुद से। CO2 को अगर CO से बनाएंगे तो वो इंथैल्पी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करेगा। ग्रेफाइट से अगर CO2 लाओगे ना तो इंथैल्पी फॉर्मेशन होगा वो। खुद से करना, देखना वहां पे। अगर मैं CO2 का बात किया तो कार्बन किस में होना चाहिए, ग्रेफाइट में। प्लस O2 क्या होता है, गैस। प्लस CO2 क्या होता है, गैस। ये एक्सप्लेन कर रहे हैं एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2 को। अब देखें इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल इक्वल टू एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2, क्योंकि मेरे को पता है प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड में सब जीरो। फिर देखो अगर मेरे को H2SO4 बनाना है, H2 गैस होना चाहिए। सल्फर किस में होना चाहिए, रोम्बिक। और 2O2 क्या लेंगे, ऑक्सीजन। क्या बनेगा, 1 मोल क्या बनेगा, H2SO4। अगर मान लो कि आपने CO गैस लिया प्लस हाफ O2 गैस लिया, ये दिया आपका CO2 गैस। इसमें जो इंथैल्पी चेंज रिएक्शन का होगा ना, वो इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO। मतलब ये इंथैल्पी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रहा है रिएक्शन, नो। क्योंकि फॉर्मेशन में रूल क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। लेकिन आपने क्या लेके बनाया, तो ये नहीं होगा। फिर देखो मान लो कि अमोनिया के लिए बनाना मेरे को NH3 के लिए, अगर N2 गैस लिए, N2 गैस लिए, 3H2 गैस लिए, तो क्या बनेगा, 2NH3। तो आपने कितना मोल बनाया यहाँ पे, ये एंथैल्पी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करता। आपको कितना मोल बनाना है, 1 मोल। तो आप लिखेंगे हाफ N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस गिव NH3 गैस। जब इस रिएक्शन में जाएंगे ना, तो इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ NH3। अगर पूछेगा कहीं पे विच वन इक्वेशन रिप्रेजेंट या इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ एंथैल्पी, ये क्या पड़ेगा, एंथैल्पी फॉर्मेशन किसको नहीं करेंगे, या कौन सा रिएक्शन आपका चेंज इन एंथैल्पी विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन प्रोडक्ट होगा, पकड़ लेंगे आप। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होना चाहिए आपका, जीरो। अब वो एक ही इक्वेशन होगा जहाँ पे आप क्या एक्सप्लेन करोगे, फॉर्मेशन कर लोगे। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, एंथैल्पी फॉर्मेशन। एंथैल्पी फॉर्मेशन के टर्म में जब किसी के एंथैल्पी चेंज फाइंड करेंगे तो क्या होगा, summation of strand enthalpy formation of products minus enthalpy formation of reactants। नेक्स्ट लिखो enthalpy of combustion। CH4। हम्म लिखा नहीं, तो जल्दी करो। लिखो नेक्स्ट, लिखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एक कंबशन का करो, कंबशन करो, कंबशन के बाद सीधा चले जाएंगे हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी पे, बॉन्ड एंथैल्पी एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन, उसके बाद पढ़ा देंगे हेसेस लॉ, उसका चलेंगे दूसरा एंथैल्पी से। पहले हेसेस लॉ पे, हेसेस लॉ का काम करवा देते हैं, उसका चलेंगे उस पे, क्योंकि यही चार एंथैल्पी धमाल मचाता है पूरा थर्मोकेमिस्ट्री में। एक होता है एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन, वो तो ओरली बनना सिखा दूंगा आपको। एनेस एंथैल्पी फाइंड करना ओरली में बता दूंगा, ट्रिक होता है उसका।
मेरे को कहीं भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस दे दो ना, अगर किसी का एनालिसिस एंथैल्पी बोलो ना, तो मैं ऐसे ही बना के निकलता हूँ, कुछ नहीं करूंगा उसके लिए, एक लाइन नहीं लिखूंगा, मैं दिखा दूंगा कैसे होता है। अगर कहीं एसिड बेस को मिक्स करेंगे, अगर अदर देन 1 मोल मिक्स करेंगे, उसमें इंथैल्पी चेंज कितना होगा वो भी मैं बिना लिखे हुए मैं बता के निकल जाऊंगा, दिखाऊंगा क्वेश्चन से कैसे आता है, नीट में जेईई में हर जगह क्वेश्चन दिखा दूंगा। ये समझ में आ गया? लिखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये सेकंड होगा ना, तो लिखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये चारों इंथैल्पी कंप्लीट करो, फिर आगे बताएंगे, आपका क्वेश्चन बहुत सारा बताएंगे। कंबशन, तो ये होता है इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन बताएंगे, तो चेंज इन एंथैल्पी ड्यू टू कंबशन ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड, और जो प्रोडक्ट होना चाहिए दैट शुड बी द मोर स्टेबल स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब सीओ अगर जाएंगे तो वो कंप्लीट कंबशन नहीं, वो क्या इनकम्प्लीट कंबशन। तो प्रोडक्ट में अगर सीओ आ गया तो वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन को एक्सप्लेन नहीं करता, CO2 आना चाहिए। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के प्रोडक्ट में अगर NO आ गया तो एंथैल्पी कंबशन को नहीं दिखाता, वो क्या दिखाता है, इनकम्प्लीट कंबशन। बहुत जगह टीचर भी पढ़ा देता है कि एंथैल्पी कंबशन N2 + O2 दैट गिव द 2NO इज इंडोथर्मिक प्रोसेस, तो बोलते हैं ये एंथैल्पी कंबशन देखो यहाँ पे क्या हो गया, इंडोथर्मिक। अरे बेटा वो इंडोथर्मिक नहीं होता, वो प्रोसेस ही नहीं है आपका कंबशन का, तो इंडोथर्मिक कहाँ से बोल रही, आई बात समझ में? तो बहुत जगह लिखता है क्या, बहुत सारा बुक्स में भी देखो, प्रभात कुमार का बुक देखो, बहुत सारा होता है क्या, बोलते हैं कि N2 + O2, ये देखो ये कंबशन है, लेकिन इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, तो यहाँ पे पॉजिटिव। अरे ये कंबशन है ही नहीं तो पॉजिटिव बोल क्यों रहे हो? कहाँ देख तो नेचर में NO रहता है, NO को दोगे ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा सीधा NO2, NO को रहने देगा कभी? मतलब आपका इतना टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो गया कि NO का बचा के रखोगे वहां पे? नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके भी NO बनेगा आपका, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके जब NO बनाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो है ही आपका, वो तो उसको जीने नहीं देगा, सीधा लेके भाग जाएगा NO2 में। ओवरऑल चेंज देखेंगे तो निगेटिव ही आता है, इसलिए कंबशन हमेशा निगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव नहीं होता। तो लिखो, सबसे पहले याद रखना आप यहाँ पे द चेंज इन इंथैल्पी ड्यू टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ड्यू टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है उसका। 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड, मतलब किसी कंपाउंड का कितना मोल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, 1 मोल। यहाँ पे ऑक्सीजन का भी लिमिटिंग डिजिट नहीं होता, हमेशा एक्सेस होता, लेकिन कंपाउंड आपका कितना आएगा, 1 मोल। तो यहाँ पे कोई कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ये सब कुछ रूल नहीं होता, आप कंबशन कर दो। तो कंबशन जैसे मान लो CH4 को करेंगे, CH4 गैस का कंबशन का इक्वेशन आपको लिखने बोलेगा, सीधा CO2 + वाटर बना देना। तो कंबशन करेंगे तो क्या होगा, CO2 गैस क्या देगा आपका, CO2 गैस प्लस क्या देंगे, 2H2O लिक्विड, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में आ रहे हैं, तो वाटर क्या होगा लिक्विड में, ये कंबशन हो गया। बताओ ये एक इक्वेशन है कि नहीं? अब इस इक्वेशन का इंथैल्पी चेंज फाइंड करेंगे, तो इस इक्वेशन का इंथैल्पी चेंज इक्वल टू होगा इंथैल्पी कंबशन ऑफ CH4, क्योंकि कंबशन करें किसका, कंबशन करो CH4 का, तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज इक्वल टू होगा इंथैल्पी कंबशन ऑफ CH4। तो क्या लिखेंगे आप, तो इंथैल्पी चेंज फाइंड करो, तो क्या देखो स्टैंड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ किसका लिखेंगे, CO2 +2 इंटू स्टैंड इंथैल्पी फॉर्मेशन क्या लिखेंगे आप, वाटर। हाँ माइनस क्या होगा, स्टैंड इंथैल्पी फॉर्मेशन किसका लिखेंगे आप, CH4। अगर मान लो क्वेश्चन में सारा इंथैल्पी फॉर्मेशन दे देगा आपको, तो इंथैल्पी कंबशन नहीं फाइंड कर लेंगे, आई बात समझ में? तो ये इंथैल्पी देखो कंबशन का रिएक्शन है, इसलिए इंथैल्पी चेंज कंबशन का बोल दिया, तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखो, ये चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखो, क्या होगा, स्टैंड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, एक ही रूल होता है ये, कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक दो पॉइंट क्या याद रखना, कि डेल एच जो होता है ना, ये स्ट्रेंथ एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होता है ऑलवेज, एक ये पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना कैलोरीफिक वैल्यू, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन। कैलोरीफिक वैल्यू होता है मोलर इंथैल्पी ऑफ कंबशन, मोलर इंथैल्पी ऑफ कंबशन बाय मोलर मास। हम लोग पढ़े हैं मॉड लेके, लेकिन आकाश के पैकेज में मॉड नहीं ली दिया,
पता नहीं कौन सा लिखा है ये सब। कैलोरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, कैलोरी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता। कभी भी देखोगे ना, फ्यूल का जब देता लेवलिंग करता तो कैलोरी वैल्यू लिखता। जो आपका था इन्वायरमेंटल, ये था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में था। तो वहाँ पे हाइड्रोजन का, मेथेन का, सबका दिया था कैलोरीफिक वैल्यू। तो वहाँ पॉजिटिव था, कहाँ निगेटिव दिया था? एंथैल्पी कंबशन हमेशा निगेटिव देता है, इसलिए कैलोरी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। कैलोरी वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। देखो 1 मोल को कंबशन से एंथैल्पी कंबशन आता है, तो 1 ग्राम से कितना आ जाएगा बताइए? मोलर एंथैल्पी कंबशन अपॉन मोलर मास। कर लेंगे तो लिख लो। पूछेगा आपसे कैलोरी वैल्यू क्या होता है, चलिए याद रखिएगा। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए फ्यूल। किसी फ्यूल का 1 ग्राम को कंबशन करेंगे तो कितना आएगा, उसको क्या बोलेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू। आई बात समझ में? ये एंथैल्पी कंबशन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन। मैंने बताया था केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ाएंगे वहां पे। ये स्टैंडर्ड स्टेट लेंगे तो ये होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑप्टिमाइजेशन। एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कंप्लीटली सेपरेटेड इनटू गैसेस एटम्स। 1 मोल को सब्सटेंस को अगर कंप्लीटली गैसेस एटम में सेपरेट कर दोगे तो उसके जो एंथैल्पी चेंज होता है उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन। मतलब एटॉमिक फॉर्म में सेपरेट करना। ये तो एंडोथर्मिक ही होगा, क्योंकि 1 मोल सब्सटेंस को गैसेस एटम आप सेपरेट करोगे तो सारा बॉन्ड को क्या करोगे, तोड़ोगे। तो क्या होगा, एंडोथर्मिक ही होगा ये। यहां से मिलता है आपको बॉन्ड एंथैल्पी। लैब में यही काम होता है। कहीं भी जो आप देखते हो, जो चार्ट आपको दिया था वो कैसे लाता, सुनो। प्रैक्टिकली एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पॉसिबल है, फाइंड कर सकते हो। एंथैल्पी एटमाइजेशन से फाइंड कर लेते बॉन्ड एंथैल्पी। आप बॉन्ड एंथैल्पी से फाइंड कर लेते एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सारा डाटा जो दिया रहता है आपका चार्ट कहीं पे लेबोरेटरी में, उसके थ्रू फाइंड कर लेते किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज। तो पूरा थर्मोकेमिस्ट्री का ग्राउंड है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे। इसीलिए क्या होता है, नीट का जब क्वेश्चन दिखाएंगे आपको तो बॉन्ड इंथैल्पी या इंथैल्पी फॉर्मेशन को बहुत कोरिलेट करता है। कितना बार क्वेश्चन आपने देखा, X2Y2 कंबाइन करके XY बनाया होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके NH3 बनाया होगा, X2Y2 करके दिया होगा, उसका बॉन्ड एनर्जी F1:0.5:1 रेशियो दिया होगा बॉन्ड एनर्जी का। और फिर पूछा होगा इसका कि एंथैल्पी फॉर्मेशन दे दिया था, और उसके बाद बोला था कि बॉन्ड एनर्जी बताओ XX का या YY का। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा नीट में, क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन का रिलेशन हमेशा किससे पूछता है, एंथैल्पी फॉर्मेशन से। तो लिखो सबसे पहले इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन को डिफाइन कर दो, इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन से बॉन्ड इंथैल्पी कैसे फाइंड करेंगे ये समझो। उसका चलेंगे हम लोग इंथैल्पी फॉर्मेशन पे। ठीक, तो लिखो, चेंज इन इंथैल्पी व्हेन 1 mole of a substance, that substance must be in the gas phase। याद रखना, दैट सब्सटेंस मस्ट बी इन गैस फेज। गैस फेज से ही सेपरेट होता है। अगर कोई सॉलिड होता तो उसको सब्लिमेशन करो, फिर वो सेपरेटाइजेशन करो। इज कंप्लीटली separated into gaseous atoms। तो कंप्लीटली सेपरेट करेंगे गैसेस एटम में तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अगर गैसेस आयन में सेपरेट करेंगे तो लैटिस एनर्जी हो जाएगा। गैसेस आयन में सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, लैटिस एनर्जी। तो उसको सॉलिड स्टेट से लाना है। और गैस फेज अगर एटॉमिक फेज में सेपरेट करेंगे उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन। जैसे देखो एक एग्जांपल लिखा देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन गैस है, 1 मोल को आपने H2 गैस में कन्वर्ट कर दिया। इस रिएक्शन का मान लो इंथैल्पी चेंज मैं बता रहा हूँ, इंथैल्पी चेंज इसका स्टैंडर्ड स्टेट में 436 किलो जूल चाहिए मेरे को। 1 मोल हाइड्रोजन को कंप्लीटली एटॉमिक फॉर्म में सेपरेट करने के लिए कितना जूल चाहिए एनर्जी? 436 मेरे को चाहिए।
अब यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, एंथैल्पी एटमाइजेशन इक्वल टू होगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू होगा 436 किलो जूल। देखो एंथैल्पी एटमाइजेशन बॉन्ड एंथैल्पी इक्वल हो गया। याद रखना फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, याद रखना फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एंथैल्पी एटमाइजेशन इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। नाइट्रोजन क्या डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक? डायटोमिक। नाइट्रोजन को जब तोड़ोगे नाइट्रोजन गैस में तो वहां पे एंथैल्पी एटमाइजेशन इक्वल टू क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी। ऑक्सीजन क्या है, डायटोमिक, तो एंथैल्पी एटमाइजेशन इक्वल टू क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी। अब बताइए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को जब सेपरेट करोगे नाइट्रोजन एटम में, तो वहां पे एंथैल्पी एटमाइजेशन से किसका बॉन्ड एंथैल्पी मिलेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का, डबल का नहीं, क्योंकि वहां पे 3 बॉन्ड्स है। अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड का आपको लेना है तो हाइड्रोजन जो होता है N2H4 को एटमाइजेशन करो, वहां से मिलेगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड्स का। अमोनिया को एटमाइज कर दो, अमोनिया को अगर एटमाइजेशन करेंगे तो वहां पे मीन वैल्यू मिलेगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी का। हाइड्रोजन को एटमाइजेशन करेंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी तो आप अमोनिया से फाइंड कर चुके हो। आप हाइड्रोजन से एनएन का बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड कर लेंगे। आप बोलोगे ऐसे क्यों होगा, अमोनिया में आपने नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लिया, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को इक्वल क्यों करो, क्योंकि दोनों में हाइब्रिडेशन sp3 था। भाई बात समझ में, इसलिए लिखो यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या क्या है ये डायटोमिक का बात कर रहा हूँ कि पॉलीएटॉमिक का। डायटोमिक। देखो डायटोमिक को सेपरेट करोगे तो ये एन गैस में मिल जाएगा, और किस में जाएगा, एन गैस में। यहाँ पे इंथैल्पी एटमाइजेशन जो होगा इक्वल टू क्या होगा, बॉन्ड इंथैल्पी किसका, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का। देखो कितना आ रहा है, 946 किलो जूल पर मोल्स। इसलिए तो नाइट्रोजन क्या होता है, केमिकली लिस्ट रिएक्टिव। मैंने बॉन्ड इंथैल्पी का डिफिनेशन लिखा था बॉन्ड एनर्जी का, कहाँ पे, केमिकल बॉन्ड यहाँ पे बताया था, याद करो। किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में बताया था मैंने। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड। तो बॉन्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जब जाएंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में देखो क्या होता है। CH4 क्या होता है, पॉलीएटॉमिक या डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक। इसको कंप्लीटली सेपरेट कर दोगे सी गैस में और 4H गैस में। बताइए तो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है अपने, कार्बन हाइड्रोजन 4। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो इसका इंथैल्पी चेंज होगा, इंथैल्पी एटमाइजेशन इक्वल टू क्या होगा, सीधा लिख देंगे यहाँ पे 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। देखो आप CH4 को जब कंप्लीटली सेपरेट करोगे तो उस प्रोसेस का कुछ ना कुछ तो इंथैल्पी चेंज होगा। अरे पोटेंशियल डिफरेंस देके जब उसको एटमाइज करोगे तो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो फाइंड कर लेंगे। तो उससे तो इंथैल्पी चेंज मेरे को फाइंड पता चल रहा है, वो होगा इंथैल्पी एटमाइजेशन। क्योंकि आपने CH4 को कंप्लीटली किसने सेपरेट किया, एटॉमिक फॉर्म में। लेकिन जब CH4 को आपने सेपरेट किया तो वहां पे कितना बॉन्ड को तोड़ा आपने, 4 बॉन्ड को। तो इंथैल्पी एटमाइजेशन इक्वल टू 4 बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। अब बताइए तो इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बाई क्या होगा, 4। अब बताइए क्या होगा, 1660 किलो जूल बाय 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 415 किलो जूल आ जाएगा कि नहीं, पर मोल। ये वैल्यू क्या है आपका, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। मैंने बताया था मीन बॉन्ड एनर्जी। वाटर में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन OH बॉन्ड होता है, तो उसमें आपका OH का जो बॉन्ड एनर्जी मिलेगा वो क्या होगा, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। इथेन में जाओगे तो इथेन में क्या होता है, C2H4 C2H6 होता है, वहां पे कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड मिलेगा वो क्या होगा, मीन बॉन्ड एंथैल्पी होगा। तो पॉलीएटॉमिक में एक ही काइंड का अगर बहुत सारा बॉन्ड है तो हमेशा मीन आता है, एग्जैक्ट नहीं। डायटोमिक में इंथैल्पी एटमाइजेशन बॉन्ड एंथैल्पी इक्वल होता है, लेकिन पॉलीएटॉमिक में कहाँ से बोलेंगे आप, देखो तो आपने कितना बॉन्ड तोड़ा, 4 बॉन्ड। तो इंथैल्पी एटमाइजेशन इक्वल टू 4 होगा, तो इसको बोलते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी। तो समझ में कि मीन बॉन्ड एंथैल्पी का इंथैल्पी एटमाइजेशन का रिलेशन। देखो देखो डिसोसिएशन इंथैल्पीज of CH4 and C2H6 gas are
360 किलो कैलोरी पर मोल एंड 630 किलो कैलोरी पर मोल रिस्पेक्टिवली. Find the standard. Yeah, find the bond enthalpy of कार्बन कार्बन बॉन्ड पूछेगा आपसे. इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मिलेगा. फॉस्फीन दे देगा, आप E2H4 देगा, अमोनिया दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा, वहां से कहीं से फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड टूटेगा, कहीं पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटेगा. जैसे यहाँ पे मेथेन लिया मैंने, C2H6 लिए. ये सब क्वेश्चन तभी बनाओगे जब दोनों में आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा. क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन डिफर करेगा तो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ डिफर कर जाएगा, तो फिर नहीं बना पाओगे. इसलिए CH4 के साथ इथीन को एसिटिलीन को कभी कोरिलेट नहीं करेगा. CH4 के साथ हाइड्रोकार्बन ही रखेगा एल्केन. तो देखो मैंने डिसोसिएशन इंथैल्पी लिया. डिसोसिएशन इंथैल्पी का मतलब होता है इंथैल्पी एटमाइजेशन. किसी को आप डिसोसिएट कर रहे हो, इसका मतलब इंथैल्पी एटमाइजेशन का बात कर रहे हो. आई बात समझ में. तो यहाँ से क्या होगा, देखो सॉल्यूशन जो फाइंड करेंगे, सबसे पहले CH4 का डिसोसिएशन इंथैल्पी दिया था. CH4 किस में जाएगा, सी गैस में, प्लस क्या होगा 4H गैस में. बताइए तो 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इक्वल टू क्या होगा, 360. तो बताइए तो बॉन्ड इंथैल्पी कितना मिलेगा कार्बन हाइड्रोजन का, 90 किलो जूल कैलोरी मिला कि नहीं आपका. इससे पता चला कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी क्या है आपका, 90 किलो कैलोरी. सेम बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन आप कहाँ पे लेंगे, इथेन में. अरे हाइड्रोकार्बन मेथेन लेंगे, इथेन लेंगे, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन तो सेम होता है. इथेन में जब जाएंगे तो आप C2H6 लेंगे. C2H6 गैस है, उसको कंप्लीटली सेपरेट किस में करोगे आप देखना, 2C गैस और प्लस क्या होगा 4H गैस. नहीं 6H गैस होगा ना. सबको एटॉमिक फॉर्म में जाना आपको. अब देखिए यहाँ पे इथेन का जो जाएंगे ना, इथेन में कितना देखो यहाँ इथेन ली, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है बताए, 6. क्योंकि जब एटमाइजेशन किया आपने तो साइमल्टेनियसली आपने कार्बन कार्बन को बॉन्ड तोड़ा और 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा. तो इंथैल्पी एटमाइजेशन में तो 6 बॉन्ड इंथैल्पी किसका आएगा, कार्बन हाइड्रोजन का. एक बॉन्ड इंथैल्पी किसका होगा, कार्बन कार्बन का. तो यहाँ जो इंथैल्पी एटमाइजेशन होगा, ये इंथैल्पी एटमाइजेशन ये इक्वल टू 6 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी किसका होगा, CH का, और प्लस बॉन्ड इंथैल्पी किसका होगा, CC का. आप बताओ CH का तो बॉन्ड इंथैल्पी पता है आपको. तो ये क्या होगा, 6 कितना लिए थे मैंने, 30. कितना लिए थे, 30 लिए थे, ले लेंगे. प्लस यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी किसका फाइंड कर लेंगे, कार्बन कार्बन का. फाइंड कर लोगे. आई बात समझ में कैसे होता है, आइडिया लगा कैसे करेंगे. ये होता है बॉन्ड एंथैल्पी का रिलेशन एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन से. जैसे आपको कहीं पे मान लो कि SF4 ले लिया, SF6 ले लिया, इसको एटमाइज करके आपने ले लिया S गैस में और सल्फर गैस में लेके चले गए. तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन होगा दैट विल इक्वल टू 6 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी किसका होगा, SF बॉन्ड मिलेगा. यहाँ से किसका बॉन्ड एंथैल्पी मिलेगा आपको, SF का. एवरेज वैल्यू, एग्जैक्ट एवरेज वैल्यू बॉन्ड एंथैल्पी, एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा. तो बस यही प्रोसेस हो तो जो प्रैक्टिकली आप फाइंड कर सकते हो. एंथैल्पी फॉर्मेशन प्रैक्टिकली फाइंड नहीं कर सकते हो, लेकिन एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी प्रैक्टिकली फाइंड कर सकते हो एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन से. कर लेंगे. अब देखो क्या होता, नोट करके लिखो. किसी भी रिएक्शन में अगर बॉन्ड को तोड़ोगे तो एनर्जी क्या होगा, रिक्वायर्ड. आप जब बॉन्ड को फॉर्म करेंगे तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज. तो आपने देखा होगा केमिकल बॉन्ड में क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होता है, एटम तो फॉर्म नहीं होता आपका. तो किसी भी रिएक्शन का जब इंथैल्पी चेंज फाइंड करोगे स्टैंडर्ड स्टेट में, तो देखना क्या करेंगे, समेशन स्टैंडर्ड बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स, ये चीज याद रखना, रिएक्टेंट्स माइनस समेशन स्टैंडर्ड बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स. अब लोग ये सब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्यों किए, क्योंकि प्रोडक्ट में आपका बॉन्ड फॉर्म होगा, एनर्जी रिलीज होगा. और रिएक्टेंट में आपका बॉन्ड क्या होगा, तोड़ोगे एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा. तो बॉन्ड इंथैल्पी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है.
इसीलिए इंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आप प्रोडक्ट के फॉर्म में जाएंगे तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक, इसलिए इंथैल्पी चेंज क्या होगा, निगेटिव। इसलिए मैंने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया। देखो, जब आपने इंथैल्पी फॉर्मेशन के टर्म में जब आपने एक्सप्रेशन लिया था, आपने क्या लिया था, इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। अब बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में लेंगे तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट का बॉन्ड को आप तोड़ोगे तो एनर्जी क्या होगा, कंज्यूम होगा, तो इंथैल्पी चेंज क्या होगा, निगेटिव, पॉजिटिव। आप प्रोडक्ट का जब फॉर्म होगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो कितना एब्जॉर्ब होगा, कितना रिलीज होगा, वही तो डिफरेंस आपको देगा इंथैल्पी चेंज। आई बात समझ में, इसीलिए क्या करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बेटा पूरा थर्मोकेमिस्ट्री में जब हम लोग इक्वेशन पे वर्क करते हैं, जब किसी थर्मोकेमिकल इक्वेशन का क्या करते हैं हम लोग, एंथैल्पी चेंज फाइंड करते हैं, तो दो ही टर्म में यूज करते हैं, या तो फॉर्मेशन के टर्म में या तो बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म में। बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और कोई भी टर्म पे यूज नहीं करते, बस दो ही टर्म में यूज करते हैं। देखो जैसे एक चीज बता रहा हूं आपको, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप मान लो कि अमोनिया का फॉर्म करोगे तो N2 हाफ मोल रहेगा, जो कंबाइन करेगा किससे बताओ, 3/2 H2 क्या होगा, गैस, जो कितना मोल अमोनिया देगा बताइए। आई बात समझ में, 1 मोल। अब ये रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज इक्वल टू एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ NH3 होगा कि नहीं। जो रिएक्शन मैंने लिखा उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज इक्वल टू एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा कि नहीं। प्रोडक्ट कौन है आपका, NH3। अब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं लिखूंगा, तो इस रिएक्शन के लिए लिखूंगा, देखो इस रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ NH3। क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन रिएक्टेंट का तो जीरो होगा। इक्वल टू, देखो क्या लिखूंगा मैं, 3 इंटू स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH। नहीं, रॉन्ग कर दिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं होता, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आएंगे तो बताइए, रिएक्टेंट में कौन है आपका, हाफ मोल है नाइट्रोजन। आप क्या लिखेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी लिखेंगे, देखो बॉन्ड एंथैल्पी क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बॉन्ड एंथैल्पी किसका, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का, दिया रहेगा आपको। 3/2 मोल किसका लिया आपने, हाइड्रोजन का, 3/2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी किसका लेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, ठीक, माइनस 3 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन। अब बता दो, अगर आपको अमोनिया के एंथैल्पी फॉर्मेशन दे देगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी दे देगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी दे देगा, तो NH का बॉन्ड एंथैल्पी नहीं फाइंड कर सकते हो आप, कर सकते हो कि नहीं। NH3 तो कितना था ये, 3 इंटू, क्योंकि 3 बॉन्ड है ना इसमें, इसलिए 3 कर सकते हो ये। तो यही क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा इस टाइप का, देखना ना, थर्मोकेमिस्ट्री में भरा हुआ क्वेश्चन ये, कर लेंगे। देखता हूँ क्वेश्चन मिल जाएगा तो यहीं पे करवा दूंगा, रुको। आई थिंक नहीं होना चाहिए, अगर मिल जाएगा तो यहीं पे करवा दूंगा। कंबशन दिया वहां से, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं यहाँ पे, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड सबका दिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है, ये ट्रांजिशन का ये नहीं। अब एक काम करना, तो ये क्वेश्चन देखना, 4 देखना, ये 4 जो दिया था ये देखना, ये मैं एक चीज बता रहा हूँ, उसका नेक्स्ट डे बता दूंगा, देखना यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ये 8 मैं रख देता हूँ इसको आर्बिट्रली, मैं बोल रहा हूँ कि 8 है, ये 3 रिएक्शन है, वहां पे चेक कर लो। एक बार ग्रेफाइट को CO2 में लेके गए, एंथैल्पी चेंज कितना दिया, -X होना चाहिए। और देखो वहां पे, एक बार ग्रेफाइट को किस में लेके गया, CO2, CO होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे CO होना चाहिए। और फिर CO से हाफ O2 CO2, इक्वेशन 1 2 से इक्वेशन 3 को लॉग कैसे लाओगे, तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 से अगर इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 3 आ जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि z इक्वल टू जो होगा, z इक्वल टू x-y होगा। z इक्वल टू क्या होगा, x-y, कहीं पे दिया ऑप्शन, z इक्वल टू क्या होगा, x हो जाएगा आपका।
अब देखो यहाँ पे क्या क्या रॉन्ग दिया, देखो सबसे पहले जितना भी इंथैल्पी चेंज होगा सब निगेटिव होना चाहिए, कंबशन है, सबका सब निगेटिव होना चाहिए, वो रॉन्ग है। एक जगह CO2 दिया तो वो रॉन्ग था। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी रिएक्शन को आप 1 स्टेप्स में करो या मल्टीपल स्टेप्स में करो, एंथैल्पी चेंज क्या होता है, सेम। रीजन क्या होता है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन। किसी रिएक्शन को कितना भी स्टेप्स में करो, एंथैल्पी चेंज क्या होगा, सेम होगा। अगर मान लो 4 थर्मोकेमिकल इक्वेशन दो, 5 थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख दिए, आप सब इक्वेशन को कंबाइन करके एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन लाएंगे, तो उस इक्वेशन की एंथैल्पी चेंज चारों की एंथैल्पी चेंज की क्या होगा, इक्वल। उसी को बोलते हैं हेसलॉव कांस्टेंट इट्स समेशन। अगर ये पाथ फंक्शन होता तो ऐसा नहीं बोल पाते, लेकिन पाथ फंक्शन तो है नहीं, क्या स्टेट फंक्शन, इसीलिए होगा। तो स्टेट फंक्शन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या है, स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी चेंज क्या है, स्टेट फंक्शन। तो ऐसे लोग अगर हम लोग एंथैल्पी चेंज के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज के रिस्पेक्ट में भी वही होगा, एंट्रोपी के चेंज के रिस्पेक्ट में वही स्टेटमेंट होगी। कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड है, और ये सब जो क्वेश्चन है उसी पे मैंने सर ये क्वेश्चन लिखा था, ये सब पे मैं एक आपको बताता हूँ, पहले लिखो लिखो, एक चीज बताता हूँ, लिख लो यहाँ पे। ये समझ में बॉन्ड एंथैल्पी पे, एंथैल्पी फॉर्मेशन बॉन्ड एंथैल्पी का रिलेशन आया। एंथैल्पी एटमाइजेशन समझ में आया क्या होता है, एंथैल्पी एटमाइजेशन से बॉन्ड एंथैल्पी कैसे फाइंड करेंगे समझ में आ गया। फिर एंथैल्पी कंबशन समझ में आ गया क्या होता है, एंथैल्पी कंबशन। बॉन्ड एंथैल्पी एंथैल्पी एटमाइजेशन कब इक्वल होगा, जब डायटोमिक पे होगा। एंथैल्पी एटमाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी आप इक्वल नहीं करेंगे जब किसको वर्क करेंगे, पॉलीएटॉमिक पे। पॉलीएटॉमिक में हमेशा कौन सा बॉन्ड एंथैल्पी आता है आपका, मीन बॉन्ड एंथैल्पी, याद रखेंगे। और हमेशा याद रखना कि एंथैल्पी कंबशन क्या होता है, एंथैल्पी कंबशन जब गए थे तो क्या बोला था आपको, एक्सोथर्मिक। एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होगा, मे बी एक्सो मे बी इंडो। एंथैल्पी फॉर्मेशन कौन सा इक्वेशन एक्सप्लेन करेगा, जिसमें रिएक्टेंट साइड में सबका एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होगा, जीरो। यही बात समझ में। अगर आपसे पूछेगा कौन सा रिएक्शन आपको एंथैल्पी फॉर्मेशन इक्वल टू इस तरह एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बता रहा है, तो वही इक्वेशन लेना जिसमें एंथैल्पी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेगा। कर लेंगे। तो कुछ आइडिया लगा थर्मोकेमिस्ट्री का। देखो टाइम है आपका, एक लास्ट टॉपिक पढ़ो, 2 क्वेश्चन करो, भगो, लिखो। तो और क्या करोगे उसका, लिखो। कांस्टेंट हीट समेशन, एकदम सिंपल है। टेस्ला ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन लिखो, द एंथैल्पी चेंज। द एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज, जो लिखे एनसीईआरटी में लिखा है हीट चेंज ऑफ ए प्रोसेस remains constant at a given temperature, whether it proceeds in single steps or in multiple steps। इसी को बोलते हैं स्लो कांस्टेंट हीट समेशन। एनसीईआरटी में जाओगे तो वहां पे क्या लिखा है देखो, सी ग्रेफाइट है ये, O2 से कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, CO2। इसका एंथैल्पी चेंज ΔH1 है। C प्लस हाफ O2 करेंगे तो क्या मिलेगा, CO। इसका एंथैल्पी चेंज मान लो ΔH2 है। मान लो ये -X किलो जूल है, और ये मान लो -Y किलो जूल है। तो CO प्लस हाफ O2 दैट गिव द CO2, इसका एंथैल्पी चेंज आपसे पूछेगा। इसका एंथैल्पी चेंज आपसे पूछेगा। तो आपका टारगेट होगा, देखो जिसका एंथैल्पी चेंज पूछे ना, नहीं भी आपसे रिएक्शन देगा तो आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। बोले एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2 बनाइए, आप एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2 की क्वेश्चन लिखो। कंबशन के एंथैल्पी पूछेगा तो कंबशन के इक्वेशन लिखो, तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा वो इक्वेशन। ये नहीं कि आपको रेडीमेड सब कुछ दे दिया बेटा खाओ, नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। अगर वो एक्सपर्ट नहीं बनोगे ना उस इक्वेशन लिखने में, तो थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा भी ट्विस्ट करेगा ना, नहीं बना पाओगे। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, हाउ टू राइट दैट एंथैल्पी एटमाइजेशन, हाउ टू राइट द एंथैल्पी कंबशन, हाउ टू राइट द एंथैल्पी फॉर्मेशन, हाउ टू राइट द एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन, ये सब पता होना चाहिए। मैक्सिमम को तो ये नहीं पता रहता, इक्वेशन कुछ बोलता है क्या लिखेंगे, वही ऐसे करके देखते रहता है क्या लिखेंगे। तो एग्जामिनर भी आपको देखेगा, आप ये ऐसे देखना, टाइम पास।
बल्ले बल्ले उसका लड्डू। देखो आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन आप बनाएंगे ना जिसका, उसको एक टारगेट बोल देना कि वो टारगेट है आपका, उसका एंथैल्पी चेंज फाइंड करना। तो ये इक्वेशन वन लिए, इक्वेशन टू लिए, इक्वेशन थ्री लिए। अब इक्वेशन देखो, फ्रॉम क्या करेंगे, थ्री को लाएंगे, वन माइनस टू कर देंगे ना। अगर इक्वेशन थ्री को लाना है तो इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि जैसे निगेटिव करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन हाफ बचेगा, कार्बन तो कैंसिल हो जाएगा, तो सीओ किस में जाएगा, हाफ ओ टू गया, दैट गिव द सीओ टू। अब इसका एंथैल्पी चेंज होगा डेल एच थ्री का, बस वैसे ही लिखना, डेल एच वन माइनस डेल एच टू। कभी कभी क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन का नीड होगा, तो फिर एंथैल्पी को भी मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो बताइए क्या होगा आपका, डेल एच थ्री जब जाएंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस एक्स माइनस माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा, वाई माइनस एक्स किलो जूल। रिएक्शन कितना भी स्टेप्स में करो, लेकिन एंथैल्पी चेंज क्या होगा आपका, फिक्स रहेगा। प्रोवाइडेड सारा प्रोसेस आप कहाँ पे करोगे, सेम टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर नहीं कर पाएंगे। और ये सक्सेसफुल क्यों हुए, क्योंकि एंथैल्पी चेंज क्या होता है, स्टेट फंक्शन। अगर ये पाथ फंक्शन होता ना तो नहीं कर पाते। देखो यही तो शो करता है आपका पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन का डिफरेंस। अब देखना एक और बता, तो इसमें क्वेश्चन एक करवा देता हूँ आपको पहले। देखना यहाँ पे 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया ना उसी को मैं बनाऊंगा। 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया ये देखो, देखना कैसे बनाते हैं, सुनो। 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया आपको, 180 टेम्परेचर दिया, इसका मतलब स्टैंडर्ड स्टेट ले लिया। एंथैल्पी कंबशन ऑफ बेंजीन दिया, एसिटिलीन का दिया हुआ। तो पहले एंथैल्पी कंबशन ऑफ बेंजीन एसिटिलीन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा आपको। लिखेंगे, उसके बाद एंथैल्पी चेंज एक प्रोसेस का बोल रहा है, जिसमें एसिटिलीन को किस में कन्वर्ट करें, लिक्विड बेंजीन में। पॉलीमराइजेशन एरोमेटाइजेशन होता है। एसिटिलीन को जब रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं तो बेंजीन में कन्वर्ट होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। एलिफैटिक से एरोमेटिक में इंटर करने का सबसे बेस्ट रूट होता है ये। एलिफैटिक से एरोमेटिक में इंटर करते हैं तो इसी रूट के थ्रू करते हैं हम लोग। एनएक्सेन को जब हम लोग क्या कहते हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड एल्युमिनियम मॉलिब्डेनम ऑक्साइड लेके आपने हीट किया था, आपने कोबाल्ट मॉलिब्डेनम वेनाडियम ऑक्साइड लेके, तो उसमें क्या रहता है, बेंजीन बना था। एनेप्टेन को लिया था आपने, टॉलिन बना था, वो भी क्या था, एरोमेटाइजेशन। ये होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन, होता है ये। तो पहले दो केमिकल इक्वेशन लिखो, और दोनों केमिकल इक्वेशन इलस्ट्रेट करेगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन को। तो पहले इक्वेशन लिखेंगे, तो बेंजीन क्या होता है आप देते हैं, C6H6। कंबशन करेंगे तो क्या होगा, 6CO2 प्लस 3H2O। आप ऑक्सीजन बैलेंस करो तो कितना हो जाएगा, 15 आ रहा है ना ये, 15/O2 गैस। इसका एंथैल्पी चेंज दिया हुआ पे, डेल एच वन ले लिया मैं अभी, अभी वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, मैंने ले लिया। इक्वेशन टू बोल रहा आपको, एसिटिलीन होता है CH2, कंबशन करेंगे 2CO2 और प्लस क्या देंगे, H2O। बेटा देखो ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका, 5/2O2 हो गई है। इसका एंथैल्पी चेंज क्या है, डेल एच टू। अब टारगेट में सेट कर लिया है, जिसका फाइंड करना है, जो टारगेट जिसका एंथैल्पी चेंज फाइंड करना है, वो बोल रहा है कि 3CO2 बोल रहा है ना आपका, 3C2H4 टू, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, C6H6 में। इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड करना है, यही बोल रहा है ना आपसे। तब क्या करेंगे देखो, सबसे पहले एसिटिलीन चाहिए 3 मोल्स, तो इक्वेशन टू को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और C2H2 चाहिए आपको रिएक्टेंट साइड में, अब बेंजीन चाहिए प्रोडक्ट साइड में, तो इक्वेशन टू से इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये इक्वेशन थ्री हो गया, तो देखो मैं इक्वेशन थ्री जो ला रहा हूँ आपको, कैसे होगा देखो, इक्वेशन टू को मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वेशन वन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो इक्वेशन थ्री आ जाएगा, चेक कर लो। जैसे आप थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15/2 हो जाएगा। अरे बेटा जैसे इसको थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो 15/2 हो जाएगा, और जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गया। और जैसे इसको निगेटिव करेंगे तो वो तो निगेटिव आ जाएगा, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, तो CO2 भी तो कैंसिल हो गया। ये भी 3 हो जाएगा तो वाटर भी तो कैंसिल ही हो गया होता। तो उसका एंथैल्पी चेंज फाइंड करेंगे, देखो एंथैल्पी चेंज फाइंड करेंगे, आपका थ्री का पूछ रहा है आपसे, एंथैल्पी चेंज पूछ रहा था, रिएक्शन का जो पूछा था। अब देखो क्या करेंगे, थ्री को मल्टी कितना, ये एंथैल्पी कंबशन एसिटिलीन दिया होगा,
तो क्या लिखेंगे 3 into -3 2 6 8, नहीं 1300 है ना, 1300 माइनस क्या करेंगे 3268, सब प्रॉपर साइन के साथ दोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, -3900 हो जाएगा ये, और प्लस 3268 हो जाएगा। वैल्यू तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, नहीं निगेटिव ही आएगा। निगेटिव कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा ना। तो कुछ आइडिया लगा थर्मोकेमिस्ट्री का, समझ में कैसे फाइंड करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है थर्मोकेमिकल इक्वेशन, अगर वो गोलमाल फिर गुल। जो मेन पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री का वो बता दिया आपको, थर्मोकेमिस्ट्री का जो बैकबोन बोला जाए, जो मेन पार्ट बोला जाए तो वो पढ़ लिए। अब एक ही एंथैल्पी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसका तो सिंपल है, वो सब 2 मिनट 1 मिनट की चीज है। मेन पार्ट जो पढ़ना था पढ़ लिए, ठीक। आज छोड़ दे तो नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट चलेंगे सेकंड पार्ट पे।